सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 मैकेनिक्स की। देखो, यूनिट 2 में वैसे तो हमारे पास सबसे पहले ट्रस आता है, बट मैं पहले फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रस पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रस का एक क्वेश्चन आना ही आना है, बट साथ में एक हमारे पास बेल्ट वाली जो डेरिवेशन आती है वो मैं करवा दूंगा, और साथ ही साथ फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो, फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर डेफिनेशन में देखें तो फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट when they move past each other। देखो, अगर सिंपल सी मैं बात बताऊं तो मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके ऊपर पी फोर्स लगाया, है ना। ये इसका वेट है, तो एफबीडी के अकॉर्डिंग मैं इसका वेट कहाँ शो करूंगा, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, होता क्या है, ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल, मतलब सपोर्ट रिएक्शन एक तरीके से कह सकता हूँ, जो कि मैंने एफबीडी में बताया भी था। अब देखो, जो हमारा फ्रिक्शन होता है ना, वो जस्ट अपोजिट टू द फोर्स लगता है। मान लो ये मेरी बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रही है ना, तो फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लग रहा होगा। तो होगा क्या, मेरी फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, म्यू एन। अच्छा, बात आती है कि म्यू एन क्या है। तो म्यून जो होता है, मतलब ये हमारे हमारे पास ये जो म्यून होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, हमारे पास दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। वैसे होते तो तीन तरीके के हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग लिमिटिंग और डायनेमिक। स्टैटिक, जब बॉडी, अभी देखो जैसे ये फोर्स जो है, ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स भी कितना लग रहा है, 50, और जो फ्रिक्शन है वो भी कितना लग रहा है, 50। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन कब होगा, जब हमारी ये वाली फोर्स, मतलब खींचने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, किससे, फ्रिक्शन से, तो क्या कहलाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो पॉइंट जिसके जस्ट तुरंत बाद हमारा मोशन में आई बॉडी, है ना। ये तब तक इक्वल था जब तक मेरा फोर्स और फ्रिक्शन दोनों आपस में इक्वल थे। ऐसा एक पॉइंट, मान लो मैंने बताया था ना, ये 50 है, फ्रिक्शन भी 50 है, तो अगली जब 51 होते ही फोर्स, वो क्या होगी, वैल्यू आगे ट्रांसफर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। किसको कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो फोर्स जिसके जस्ट तुरंत बाद हमारा मोशन स्टार्ट हो जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ना, ये जो ये तो मैंने आपको समझा दिया। और इसके बाद ये जो ग्राफ दे रखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कभी कभार आपसे पूछ भी सकता है कि आप ग्राफ बना के दिखाओ स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनेमिक में। तो आप इसको शो कर सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारे पास एंगल ऑफ, देख लेते हैं आगे। अब मेरे पास है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इससे गो थ्रू हो जाना। अभी मैं बताता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, पिछली स्लाइड पे बता देता हूँ। देखो, ये होता है मेरा ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर ये रहा मेरा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड वेट। ठीक है, यहाँ इस तरफ बॉडी कर रही है मूव। ये मेरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और तो और ये मेरा क्या है, फ्रिक्शन। तो होता क्या है, हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है कि जैसे देखो, ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है मेरा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको वैल्यू को ना नीचे बनाना पड़ेगा। और ये है मेरा नॉर्मल। ध्यान से देखो, मैंने नॉर्मल को ना ऊपर शिफ्ट कर लिया है, वही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, मतलब उसी फोर्स को अगर मैं ऊपर नीचे उसी लाइन ऑफ एक्शन में करूँ तो क्या होगा, उसका कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो वही मैंने क्या करा, एन को ऊपर चेंज कर लिया। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल के बीच का रिजल्टेंट के साथ जो नॉर्मल का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आवर फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा देखो, ये बॉडी है, ये फोर्स लग रही है, अपोजिट क्या लगेगी, फ्रिक्शन, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, एंड नीचे से नॉर्मल। तो नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट जो आएगा ना, उसके रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, विच इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोन ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखो, एक होता है कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जिसकी क्या पता आपसे डेफिनेशन पूछ ले 1 मार्कर या 2 मार्कर में। ठीक है, और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एक होता है कोन ऑफ फ्रिक्शन और एक क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। देखो, दोनों का मतलब बताता हूँ।
ध्यान से सुनना, डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है बट मैं इसको अपने वे बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। देखो ध्यान से, मैंने बताया अगर ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर, चलो फिर से मैं बना ही लेता हूँ, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऊपर ये क्या लग रहा है, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेट लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल कहाँ लगेगा, नॉर्मल जस्ट इसका अपोजिट लगेगा ऊपर की साइड, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रही है, एट राइट वर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, लेफ्ट साइड, न्यू एन। मैंने क्या बताया था अभी, अभी मैंने किसके बारे में बताया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, न्यू नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट का जब नॉर्मल के साथ कोई एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो अभी मैंने रिजल्टेंट की बात करी ना, तो मान लो ये मेरा म्यू एन आ गया नीचे, ठीक है, ये मेरा आ गया नॉर्मल ऊपर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और मैंने ये बताया था ये क्या है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में बता चुका हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है, कोन ऑफ फ्रिक्शन बनता कैसे है, कोन ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, जब कभी भी हमारा रिजल्टेंट जो है ना वो रोटेट करने लगे अबाउट नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के अबाउट अगर ये रोटेट करने लगे, मान लो यही रिजल्टेंट फोर्स पीछे आ गया, ठीक है, अगर मान लो ये फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही होती तो मेरा रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आता है ना, कुछ इस तरफ आता रिजल्टेंट फोर्स, और इसी के अबाउट यहाँ पर क्या बनता है, एक रिजल्टेंट फोर्स, और नीचे क्या बनता है, नॉर्मल की साइड। तो देखो ध्यान से, अगर ये रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस तो नीचे क्या बनेगा, कोन। तो इसी को क्या कहते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन, ऐसा ऐसा कोन होता है जो किससे किससे फॉर्म होता है, जब रिजल्टेंट ऑफ frictional force and normal rotates about the normal then it is known as cone of friction। तो उससे बनने वाला कोन क्या कहलाएगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज कुछ नहीं होता, मान लो ये पास मेरे पास एक बॉडी रखी हुई है एंगल पर किसी थीटा, ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है। ये मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जैसे ही ये ब्लॉक अपनी मास की वजह से स्लाइड करने लगेगा, मतलब अपने मास की वजह से जस्ट स्लाइड होगा, जस्ट स्लाइड होगा, तो उस वक्त जो इंक्लिनेशन होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। फिर से, एंगल ऑफ रिपोज ऐसा एंगल है जिसके बाद वो बॉडी, मतलब जो भी रखी हुई है इंक्लिनेशन पर, वो अपने मास की वजह से, मतलब अपने आप ही नीचे स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगी, उस टाइम जो मेरा इंक्लिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन के ऊपर, जो कि एक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये आपने 11th क्लासेस में भी किया होगा, बट अभी हमारा दोबारा करना इसको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, ठीक है, जिसका वेट W1 150 N, ठीक है, मतलब 150 न्यूटन दे रखा है पहले का वेट। दूसरे का वेट W2 कितना है, 100 न्यूटन, जो कि कनेक्टेड है बाया स्ट्रिंग। और रेस्ट किस पे कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो दे रखा है म्यू 0.2, तो इसको लिख लेते हैं एज अ गिवन, म्यू 0.2, एंड डब्ल्यू वन है 150 ऑफ न्यूटन, ठीक है, W2 क्या है, 100 ऑफ न्यूटन, ठीक है। इसके बाद अब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट फोर्स, हमें लीस्ट फोर्स फाइंड करनी है P के ऊपर, एट विच द मोशन ऑफ द ब्लॉक विल इम्पेंड। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, कभी भी कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहली बात हमें क्या बनाना है, FBD बनाना है। तो FBD बनाना शुरू करो। सो FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक किसका, W2 से स्टार्ट करते हैं, चलो W2 का FBD बनाओ। देखो ये मेरा ब्लॉक W2 है, ठीक है, W2 मतलब सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड इसका क्या लगेगा, वेट। उसके बाद देखो ये जो टेंशन है किस तरफ लग रही है, राइट साइड। यहाँ पर P का कंपोनेंट दे रखा है विदाउट नोइंग इट्स थीटा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ थीटा बना लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ एक P। उसके बाद यहाँ से एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन भी तो आएगी जो नीचे लगी हुई है N। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहीं पर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, वरना दिक्कत हमें स्लाइड ज्यादा खाएगा ये, ठीक है। अब फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले
सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो, एक टी पॉजिटिव, ठीक है, और पी कॉस थीटा देखो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। और और क्या बनेगा? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स। देखो ध्यान से, फोर्स इस तरफ लग रहा है, किस तरफ? लेफ्ट साइड, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड जाएगा? राइट साइड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? म्यू एन टू, म्यू एन टू लगाऊंगा। तो देखो क्या आएगा, मैंने बताया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी म्यू एन टू प्लस टी माइनस पी ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो आएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी दूसरी लिखना चाहूँ, क्या? सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ध्यान से, इसमें जो एन टू एन जो है, हाँ ये एन टू है ना, हाँ, एन टू जो है वो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, और कोई, हाँ, पी साइन थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यही तीन कंपोनेंट है वर्टिकल के, तो इनको भी मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या बताया? एन टू ऊपर जा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू टू देन पी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा किसका? सिग्मा वाई ऑफ ब्लॉक टू। अब एफबीडी बनाना है हमें किसका? W1 का। तो बनाओ, यहां लिख देता हूं मैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 का मुझे क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। तो आ जाओ इस तरफ बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये मेरा इंक्लाइन फोर्स है, मतलब इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ बनाता हूँ, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर ना ये ऐसे रखा हुआ है बॉक्स, ठीक है। तो इस पर लगने वाली जो फोर्सेज है वो कैसे एक्ट करेंगी? ध्यान से देखो, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा? सबसे पहले तो वेट, दैट इज आवर W1। यहाँ से मेरा क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा? N1, ठीक है। उसके बाद इसमें टेंशन किस तरफ लग रही है? टेंशन लग रही है ऊपर की साइड, क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना उसे ऊपर की साइड खींच रही है, ना कि नीचे की साइड। तो देखो, इसके ऊपर क्या लग रही है? यहाँ पर टेंशन लग रही है। अच्छा, इसका मोशन किस तरफ है? इसका मोशन है ऊपर की साइड, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की साइड, सिंपल। म्यू एन वन। अच्छा, ये यू लग रहा है, म्यू कर लेता हूँ इसे, म्यू एन वन। वाई हो गया है तो। चलो फिर से लिख लेते हैं, म्यू एन वन क्या आएगा इसका? म्यू एन वन आएगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और क्या लगेगा बताओ? अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसमें, जिससे हम इसका क्या निकाल पाए? थीटा। तो देखो ध्यान से, ये मेरा क्या जा रहा है? W1 जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पर वो बना लूँ एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या है? मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स जा रही है और ये वाई जा रही है, और W1 मेरा क्या है? रिजल्टेंट है। तो बात ऐसी है, यहाँ पर देखो, ये वैल्यू आ रही है कितनी? सॉरी, ये वैल्यू कितनी है? 60। क्यों? हमारी ये जो वैल्यू है इस इंक्लाइन प्लेन की हमें दे रखी है कितनी? 60। तो ये 60 होगा तो ये वाला भी 60 होगा, है ना। फिर से बताता हूँ हाइलाइटर से, ये मेरा 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये वाला 60 है तो मेरा ये वाला एंगल जो मैं बनाऊंगा वो कितना होगा? वो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। 60 डिग्री, हाँ, ठीक है, ये भी कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। हाँ, यही आ रहा है। अब देखो, इसको मैंने क्या करा? ऊपर शिफ्ट करता हूँ इसे, सबसे पहले थोड़ी सी जगह बचाते हैं इसे, दोबारा करते हैं, ठीक है। इसको कर दिया हमने ऊपर शिफ्ट। अब लिखो इसकी इक्वेशंस। इक्वेशंस लिखना हमने स्टार्ट किया, तो हमारा सिग्मा ऑफ एफ एक्स होगा, वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा एफ एक्स होगा हमारा इज इक्वल टू जीरो के। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? म्यू ऑफ N1, ठीक है, माइनस ऑफ टी, देन प्लस W1 साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखोगे मैंने ना अपने फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करा बार बार। तो अब मैं समझता हूँ कि आप इतना तो देख के फिगर को बता सकते हो कि रिजॉल्व किस तरफ हो रहा है। तो मैंने बस डायरेक्टली इसमें वैल्यूज लिखी है, क्योंकि अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया होगा आप लोगों के लिए, अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से करी होगी तो, ठीक है। सिग्मा एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है? जीरो के। तो देखो वैल्यू क्या आएगी इसकी? आएगी N1 माइनस W1 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ से ना हमारी N1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें W1 की वैल्यू पता है, W1 इज 150 डिग्री। तो W1 की जगह मैंने क्या रखा? 150 कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो N1 की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 75 न्यूटन। क्या आ रही है? N1 की वैल्यू आ रही है 75 न्यूटन। अब इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड कौन सी? ये वाली। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो। पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री। पुट इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करूंगा
तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना टेंशन की, तो वो टेंशन की आएगी 144.9 न्यूटन। ठीक है, देखो क्योंकि थर्ड इक्वेशन में मेरे पास n1 की वैल्यू आ गई, म्यू मुझे पता है, w1 मुझे पता है, कौन सा नोन बचा, सिर्फ और सिर्फ एक t बचा। तो इस t की वैल्यू में कैसे निकाल लूंगा, t की वैल्यू सब कुछ पुट करके अगर मैं निकालूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 144.9 न्यूटन। ठीक है, अब t की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस तरफ कर लेता हूँ, स्लाइड्स खामा खराब हो रही है। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। अब क्या करना है, मेरे पास t की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है। अब क्या कर सकते हैं हम दोनों इक्वेशंस की, ब्लॉक एफ W2 की। देखो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में तो N2 भी अननोन है, T भी अननोन है, P भी अननोन है। अच्छा, सेकंड वाली में देखते हैं, इसमें भी हमारे पास दो अननोन है, बट एक काम करते हैं, चलो यहाँ से ना N2 की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हैं। N2 की अगर मैं वैल्यू निकालू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो N2 की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी W2 माइनस पी ऑफ, कितना आएगा, कहाँ गया, पी ऑफ साइन थीटा, पी ऑफ साइन थीटा, ये आएगी हमारी वैल्यू किसकी, N2 की। ठीक है, अब इसे हम किसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमारी कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगी, म्यू ऑफ एन W2 है ना, W2 म्यू ऑफ W2 माइनस पी साइन थीटा, पी साइन थीटा प्लस, अब मैंने क्या करा, इसको वैल्यूज पुट कर दी टेंशन की, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरीके की आएगी, क्या होगा, 20 माइनस 0.2 पी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, माइनस 144.9 न्यूटन। देखो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, पी की। अगर मैं यहाँ से पी को निकालूं, मतलब पूरा सॉल्व करूं, तो 164.9 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 ऑफ साइन थीटा। अब देखो मुझे ना यहाँ से क्वेश्चन अगर हमने पढ़ा था तो हमें क्या चाहिए होता था, लीस्ट फोर्स चाहिए, फाइंड द लीस्ट फोर्स एट पी। तो लीस्ट फोर्स होने के लिए पी पे जो नीचे वाला ये फंक्शन है ना, ये वाला, ये हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होगा तो हमारा पी अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो चलो एक स्लाइड और इंसर्ट करवा के इसको खत्म ही करते हैं। देखो होगा क्या, हमने अब इसको क्या करवाना है, मैक्सिमम प्रूफ करवाना है। तो चलो मैक्सिमम प्रूफ करवाते हैं। तो पी मिनिमम के लिए मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी बाय डी थीटा, किसके कोरस्पॉन्डिंग, कॉस ऑफ थीटा प्लस 0.2 ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे पास वैल्यू जो आएगी आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको करूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू मेरा आएगा 0.2। तो हाँ, हम इसको कैलसी में सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा जो इसका इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.3 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया। अब कुछ मत करो, इस पी में पुट कर दो। इस पी में पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा आंसर, मिनिमम फोर्स एट पी। समझ आया, सिर्फ यही करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, मिनिमम फोर्स निकालना। देखा आपने कि आपके 11th के कॉन्सेप्ट ही आपको इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पार लगा सकते हैं, वरना तो आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आपने नहीं करा तो चलो भाई अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वेज फ्रिक्शन। हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया है फ्रिक्शन के ऊपर, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेज फ्रिक्शन। ये टॉपिक तो नहीं है वैसे, इसके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट मेरा तो मोटिव है कराना इसे। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस और कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक ब्लॉक ए है जिसका वेट है 1000 न्यूटन, जो कि रेज्ड है बाय मींस ऑफ 15 डिग्री वेज बी। अच्छा, इसने बता दिया कि यहाँ पर वेज क्या है। वेज यहाँ पर जो है ना, ये बी पार्ट है। कौन सा, ये बी पार्ट जो है यहाँ पर क्या है, वेज है। अच्छा, कितने से वेज है, 15 डिग्री। वैसे ऑलमोस्ट जो होता है ना, सारी जितनी भी होती है वेज, मोस्टली अगर ना दिया हो तो 15 डिग्री पर ही होता है। और तो और अभी तो इस क्वेश्चन में बी का इसने वेट भी डिफाइन कर दिया, बट हमारे पास क्या होता है ना, जब कभी भी हमारे पास वेज वेज का वेट नहीं होता, तब हम उसको वेटलेस एज्यूम करते हैं। बट अभी हमारे पास क्या है, एक ए ब्लॉक है जो किसके ऊपर है, जो किससे रेज्ड है, 15 डिग्री वेज बी से। और वेज बी का भी क्या है मेरे पास, उसका भी मुझे वेट दे रखा है।
तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू बी 0.2। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, इसका मतलब अगर मैं गिवन लिखना चाहूँ, चलो लिखते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मेरे पास म्यू कितना दे रखा है, म्यू है मेरे पास 0.2। अच्छा, और अगर मैं ब्लॉक ए के वेट की बात करूं, मतलब डब्ल्यू ए लिखूं, तो वो मेरे पास कितना है, 1000 न्यूटन, है ना। और अगर मैं वेज बी की बात करूं तो उसका वेट कितना है, उसका वेट है 500 न्यूटन। हमें फाइंड करना है, फाइंड व्हाट मिनिमल हॉरिजॉन्टल फोर्स P शुड बी अप्लाइड टू रेज द ब्लॉक। मतलब यहाँ पर जो ये लगने वाली फोर्स P है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो हॉरिजॉन्टली किस पे अप्लाई हो रही है, वेज बी पर। देखो होगा क्या, जब ये फोर्स P लगेगी तब ये B ब्लॉक अंदर जाएगा, और होते होते जब ये अंदर जाएगा तो होगा क्या, जो A है ना ऊपर वाला ब्लॉक, वो ऊपर की साइड जाएगा। होता नहीं है, हम क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी चीज, जैसे हम कपड़े निकालते हैं, कपड़े निकालते हैं तो ऊपर वाला जो कपड़ा होता है, नीचे वाले कपड़ा निकालने पे वो अपनी जगह हल्की सी डिस्प्लेस करता है, करते करते जैसे हम उसको निकाल लेते हैं बाहर आता है। ऐसी क्या है, अगर हम किसी बॉक्स को हल्का सा रेस करके अंदर की साइड ढकेल रहे हैं, तो ऊपर का जो ब्लॉक है ना वो ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे का है वो अपनी पूरी जगह कंटेन कर लेगा। तो ये भी वेज फ्रिक्शन भी कुछ इसी तरीके का होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या है, हमें सबसे पहले देखो एफबीडी बनाना होता है। मैंने फ्रिक्शन में बात करी, सबसे पहले क्या बनाना होता है, एफबीडी। तो एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी हमारा बनेगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वेज बी का ही बना लेते हैं। किसका, वेज बी का। वेज बी का एफबीडी बनाना शुरू करो। देखो एफबीडी कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिगर को कुछ चलो कोशिश करेंगे अच्छा बने। ये 15 डिग्री जा रहा है, ठीक है, ये मेरा वेज है, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा डायग्राम, चलो कर लेना कॉम्प्रोमाइज। यहाँ से इसका सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड वेट कितना जाएगा, 500 न्यूटन, है ना। एफबीडी का सबसे पहला काम उसके वेट को शो कर दो। उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन बताओ इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहला जो सरफेस से मिल रही है, तो एक काम करते हैं, सरफेस से मिलने वाली के लिए इसको पहले तो कम कर लेते हैं, वरना सरफेस वाली भी मिक्स में हो जाएगी इसमें। सबसे पहला ये कितना हो गया, 500 न्यूटन, ठीक है। इससे मिलने वाली सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी, N1। उसके बाद अब बताओ और कौन सी सपोर्ट रिएक्शन है, एक सपोर्ट रिएक्शन तो नहीं है, बट ये यहाँ पर क्या लग रहा है, एक फोर्स P लग रहा है, ठीक है, ये भी लगा लिया। उसके बाद ध्यान से देखोगे एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन है, कहां पर, ऊपर की तरफ से। तो कॉन्टैक्ट रिएक्शन ऊपर कौन सी मिल रही है, दैट इज आवर N2। वो कौन दे रहा है, ब्लॉक ए दे रहा है, और वो भी कितनी डिग्री पर है, ध्यान से देखो। अगर ये इसकी बात करें तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये जो है मेरा, ये मेरा कितना है, 15 डिग्री, है ना, कितना है, 15 डिग्री। अब देखो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स की बात करूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मैंने बना लिया एक, यहां से जाएगी कौन सी, अच्छा इससे, इसी को बनाने से पहले दो फोर्सेस यहां पर और मिसिंग है, कौन सी, ध्यान से देखो, मेरा फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, है ना। फोर्स पी इस तरफ है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, जस्ट अपोजिट उसके। तो इसको भी मैं बना लेता हूं। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेरा यहाँ क्या लगेगा, म्यू ऑफ N1। अच्छा, और अगर मैं ऊपर की साइड बात करूं तो देखो होगा क्या, बताओ, ये भी कहाँ लगेगा, ये भी अंदर की साइड ही लगेगा। तो इसको बना लेते हैं यहीं पर, बट ये पैरेलल होगा N2 के, मतलब जैसे ये रेज्ड है ना 15 डिग्री से, वो भी कितना रेज्ड होगा, 15 डिग्री। तो म्यू ऑफ N2 से, ठीक है। अब बताओ, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सारी वैल्यूज जो है ना, मतलब अगर मैं पी की बात करूं, N1 की बात करूं, और म्यू N1 की बात करूं, ये सारे रिजॉल्व है। और तो और 1500 की भी हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये डाउनवर्ड वर्टिकल शो कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं म्यू N2 की और N2 की, तो होगा क्या, ये एक इंक्लाइन फोर्स है 15 डिग्री पर, तो हमें इन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व, जो कि हमने सीखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो, ये मेरा कितना है, 15 डिग्री, और ये वैल्यू क्या है, म्यू N2। तो यहाँ से म्यू N2 की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू N2 कॉस 15 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है, म्यू N2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अगर मैं N2 की बात करूं तो मेरा N2 कहाँ जा रहा है, N2 मेरा कुछ इस तरफ जा रहा है। अगर ये मेरा N2 इस तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये भी 15 होगी। तो यहां पर क्या आएगा, N2 साइन 15, और यहां पर N2 कॉस 15। समझ आ गई बात। और डायरेक्शन इस तरफ, मैंने इसी डायग्राम में सारी वैल्यूज बना दी हैं। अब देखो होगा क्या, अब एक नई स्लाइड इंसर्ट करवा के इसकी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। देखो अब लिख लेते हैं इक्वेशंस को। अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, सबसे पहला
अगर मैं लिखूं सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैं फिगर में देखूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या मिलेगा, म्यू ऑफ एन टू, म्यू ऑफ एन वन दैट इज प्लस माइनस ऑफ पी, और प्लस म्यू एन टू कॉस 15 डिग्री भी है मेरे पास, ठीक है, और प्लस एन टू साइन 15 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेज बी। अच्छा, इससे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, देखो पी मेरा मिसिंग है, एन वन मुझे नहीं पता, एन टू मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर तीन अननोन कंपोनेंट, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इसको फर्स्ट लेके अभी यहीं छोड़ दो। सेकंड आ जाओ, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ ऑफ वाई बताओ अब क्या क्या है। सिग्मा एफ ऑफ वाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब माइनस ऑफ 500, ठीक है, प्लस ऑफ एन वन, उसके बाद प्लस म्यू एन टू साइन 15 डिग्री माइनस एन टू कॉस 15 डिग्री। ये मेरा क्या आ गया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, एन वन माइनस 500, इसमें से ना एन टू कॉमन निकाल लो, एन टू कॉमन निकालूंगा क्या बच रहा है, म्यू साइन 15 डिग्री माइनस एन, एन टू तो हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा, एक सेकेंड, हमारे पास बचा, जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास एक वैल्यू बच गई, कौन सी, 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। अब इसको यहीं छोड़ दो, ये सेकंड ले लो और इस वाले को सेकंड मिटा दो, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, क्योंकि देखो अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा एन वन भी मिसिंग है, एन टू भी मिसिंग है, सिर्फ मुझे यहाँ पर म्यू की वैल्यू पता है और वो सफिशियंट नहीं है किसी भी चीज को निकालने के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहीं पर एफबीडी बना लेते हैं, किसका, एक सेकेंड, यहीं पर एफबीडी बना लेते हैं ब्लॉक ए का, ठीक है। देखो अब ये कर ली मैंने वैल्यू छोटी, अब ध्यान से देखो, इसको सेकंड को मिटा लो, ये फिर से आ गया। अब देखो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, कौन सा, ऑफ ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का एफबीडी बताओ कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो, ब्लॉक ए में फिर से सबसे पहले क्या बनाऊंगा, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी फिगर कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी फिगर बन गई। सबसे पहला इसका सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड वेट कौन सा कितना होगा, 1000 ऑफ न्यूटन। अच्छा, बात करूं तो मेरे पास फिर से मैंने इसको इतना बड़ा बना लिया कि मेरे पास एन वन नहीं आएगा, इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। अब देखो यहाँ मैं लगाऊं तो 1000 न्यूटन आएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस तरफ सपोर्ट रिएक्शन एन थ्री आएगी, कहाँ से, उस सरफेस से, और उसके बाद अगर मैं, अब देखो मैंने बताया था ये जो ब्लॉक ए कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड, अपवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी लगेगी डाउनवर्ड, कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड। यही तो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिस तरफ हमारी बॉडी मूव कर रही है उसका जस्ट अपोजिट कहाँ लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो ये भी आ गई वैल्यू, और नीचे से क्या लग रहा है, ब्लॉक बी तो इसे वो दे रहा है ना, एन टू था ये, ऊपर की साइड लगेगा अब, और अब ये मूव कहाँ कर रहा है, अंदर, तो इसका मतलब अब इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, कुछ इस तरफ। अब ये बन गया इसका क्या, एफ बी डी। अब मुझे क्या करना है बताओ, अब देखो यहां पर भी क्या है, मेरे पास दो ऐसी फोर्सेस हैं, जो तीन है, एक 1000, एक एन थ्री और एक म्यू एन थ्री, जो कि रिजॉल्व है, बट मुझे रिजॉल्व किस किस को करना है, एन टू को और म्यू एन टू को। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप खुद रिजॉल्व करना, और इनको इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर लिख ले रहा हूँ इनकी वैल्यूज को ऊपर, क्योंकि हमें पीछे पेज पे ना जाना पड़े। थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं और लाइन भी खींच लेते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आएगा क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं फिगर में, तो फिगर में मेरे पास मिलेगा एन थ्री, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एन थ्री थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, माइनस म्यू एन टू, ठीक है, माइनस म्यू एन टू कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री। अब मैं मानता हूं कि आपको रिजॉल्व करना आ गया होगा, इसलिए मैं वैल्यूज को डायरेक्ट पुट अप कर रहा हूँ, 15 डिग्री। अगर ये नहीं दिख रहा तो एक काम कर लेता हूँ, इसको नीचे भी लिख लेता हूँ, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नोट्स में तो दिख ही जाएगा आपको। एन टू साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से फिर से एक काम करो, एन थ्री ऐसे ही रहने दो, एन टू निकाल लो कॉमन, क्या बचा, म्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो।
तो देखो, अब एक काम करते हैं, इसकी ना थोड़ी सी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूं तो मेरे पास मिलेगा क्या, इस वैल्यू को सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। n3, इसको पहले छोटा करो, कर दिया, और इसको ऊपर पुट करो, यही रहने दो चलो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर के अंदर, किसको, अंदर वाली वैल्यू कौन सी, म्यू कॉस 15 प्लस साइन 15 डिग्री, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n3 माइनस n2 इंटू 0.45, क्योंकि मेरा म्यू क्या है 0.2 है, तो उसको सॉल्व करने का मेरे पास ये आएगी वैल्यू, 0 = 3, ये मैंने थर्ड ले लिया। अब एक काम करते हैं, स्लाइड इंसर्ट करवाते हैं और इसका सिग्मा एफ वाई जीरो भी निकाल लेते हैं। देखो, सिग्मा एफ वाई जीरो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ ऑफ वाई जीरो में बताओ क्या क्या आएगा, सबसे पहले -1000 न्यूटन, ठीक है, उसके बाद -μ(n3), और बताओ -μ(n3), और उसके बाद बन रहा है मेरे पास -μ(n2) sin 15 बनेगा, ध्यान से देखोगे तो sin 15 डिग्री प्लस n2 cos 15। ये हो गए इसके सारे वर्टिकल कंपोनेंट भी सॉल्व। अब देखो, -1000 मैंने ऐसे ही लिखा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 0.2 और n3, ठीक है, n3 ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद म्यू की वैल्यू फिर से सॉल्व करो, तो देखो जब इसमें सारी वैल्यूज पुटअप करोगे ना n2 कॉमन निकालने के बाद, फिर से यहाँ पर वही वैल्यू आएगी, कौन सी, cos 15 डिग्री प्लस म्यू, दैट इज आवर 0.2, और sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा ना, मतलब फिर से अगर मैं कैलकुलेटर में किसको, अगर मैं इसकी जगह पर, किसकी, म्यू की जगह पर 0.2, जो कि मैंने पहले भी पुट करा है, दैट इज आवर 0.2, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ से क्या आएगी, सबसे पहले -1000 इज सेम, 0.2 और n3 भी सेम, माइनस ऑफ n2, दैट इज आवर, ये आएगी सॉल्व करने के बाद 0.91 इज इक्वल्स टू 0। या एक काम करो, एक 0 -0.2, n3 भी ऐसे ही रहने दो, n2 भी ऐसे रहने दो, और 0.91 1000 को भेज दो वहां। अभी आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब पता है क्या होगा, जब तुम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे, मतलब किससे, अब देखो थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखोगे ना, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से अब सॉल्व हो जाएंगे। या एक काम करो, n3 ऐड, देखो यहाँ पर n3, हाँ, अब अपने मेथड सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व कर लो, या तो n3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर n2 की निकाल के इसमें पुट कर दो। जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी, तो मेरे पास जो n3 आएगा ऑन सॉल्विंग, सॉल्विंग का प्रोसेस, अब ये मैथ्स का सिंपल है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, 548.78 न्यूटन, ठीक है, ये आएगी n3 की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं n2 की वैल्यू को, तो n2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 121.9.5 न्यूटन, ये मेरी किसकी वैल्यू आएगी, n3 और n2 की। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर, अब देखो n3 n2 की वैल्यू मिल गई, और मेरे पास कहाँ गई वैल्यूज, ये रही, इसके जस्ट बाद, मतलब ये वाला, ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर अपना n2 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, n1 मिल जाएगा, और उस n1 को मैं यूज करके पहली, उससे क्या निकाल सकता हूँ, p, जो कि मुझे आंसर में चाहिए। तो चलो आ जाओ, इसको वैल्यूज में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है ना, किसकी, n2, एक बार इक्वेशन दोबारा देख लेते हैं, n1 माइनस 5/100 माइनस 1219.5, ठीक है, 0.2 साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना, या वी हैव 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो n1 की वैल्यू आनी चाहिए इन टोटल, वो आनी चाहिए 1614.8 न्यूटन। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर मैं इक्वेशन वन में अब ये सारी वैल्यूज को डाल दूं, तो मेरे पास देखो, अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी जो पी की वैल्यू आनी चाहिए ना, वो कुछ आनी चाहिए, सबसे पहले अगर मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूंगा तो 874.18 न्यूटन, ये मेरे पास पी की वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या करा, सबसे पहले वेज बी सॉल्व किया, वेज बी सॉल्व करने के बाद उसकी सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सबकी वैल्यूज निकाली, फिर एफ बी डी बनाया ब्लॉक ए का, जिससे मैंने देखा n3 और n2 की वैल्यू बाय सब्सटीट्यूशन निकाल ली। उसके बाद
वैल्यूज आने के बाद n3 और n2 की मैंने उनमें सबसे पहले इक्वेशन 2 में पुट कराई, जहां से मुझे n1 मिला, और उसी n1 n2 और n3 की वैल्यूज को यूज करके मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, जिसने मुझे किसकी वैल्यू दे दी, किसकी, p की वैल्यू दे दी, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वेज फ्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक चीज बताई कि हमारा जो बेसिकली वेज होता है ना, अगर वो हमें नहीं स्पेसिफाई कि किस एंगल पर है, तो आपको 15 डिग्री लेना है। अगर उसका वेट भी नहीं डिफाइंड, वैसे तो वेटलेस होना चाहिए, बट अगर उसका वेट डिफाइंड है तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, वरना आपको उसको वेटलेस ही कंसीडर करना पड़ेगा। So now we are going to discuss about one of the most important derivation of Unit 2 Mechanics. ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके चांसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज अ डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये रोप बेल्ट वाली कंडीशन क्या होती है। मैंने आपके लिए एक फिगर बना के रखा हुआ है। अच्छा, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो कहीं रियल लाइफ में तो जिसको आपने देखा होगा, जैसे एक आटा चक्की वाला होता है। अगर आटा चक्की वाली मशीन जो आपने पुराने जमाने में हुआ करती थी ना, वो भी कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। अब तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है। बट अगर इस रोप बेल्ट वाली कंडीशन को देखा जाए, तो यहाँ पर देखो दो पुलीज दे रखी हैं। अगर मैं बात करूं इस वाली पुली की, तो ये जो होती है ना हमारी, ये होगी ड्राइवर पुली। ठीक है, क्या होगी, ड्राइवर पुली। अच्छा, यही ड्राइवर पुली क्यों है, क्योंकि यही एक रोटेट करेगी, और इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा दूसरा वाला पुली है ना, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ड्रिवन पुली। क्या बोलूंगा, ड्रिवन पुली। ये मूव करेगी, तो इसलिए ये ड्राइवर है और वो क्या है, ड्रिवन पुली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स और दे रखी हैं, एक है स्लैक साइड। कौन कौन सी, एक है स्लैक साइड और एक है टाइट साइड। दो साइड्स की मैं बात कर रहा हूं। होगा क्या, स्लैक साइड क्या है, देखो जब ये वाली पुली मूव करेगी तो ऊपर की साइड जो मेरा बेल्ट होगा ना, वो लूज होगा। अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं तो ऊपर मेरा लूज बनेगा और नीचे टाइट साइड बनेगा। तो स्लैक को मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ, ये मेरा क्या होता है, लूज कंडीशन भी होती है। होता क्या है स्लैक वाली में, सबसे पहले टाइट देखते हैं। देखो टाइट साइड में क्या होता है, ड्रिवन टू ड्राइवर जाती है। चीजें कहां से कहां जाती है, देखो ध्यान से, ये वाला जो मेरा डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक का है। तो मेरा ये जो कंडीशन है कहां से कहां तक जा रही है, ड्राइवर, सॉरी ड्रिवन टू ड्राइवर। ठीक है, और स्लैक साइड की बात करें, स्लैक साइड जो मेरी कहां जा रही है, जस्ट इसकी अपोजिट। कहां से कहां तक, ड्राइवर टू ड्रिवन, ड्राइवर टू ड्रिवन। अच्छा, इतनी हमने बात कर ली। अब इसी को हमें यूज करते हुए अब मैं जो अगला डायग्राम, मतलब जिसके ऊपर हमारा डेरिवेशन बेस्ड ऑन है, वो इस ड्राइवर पुली का ही पोर्शन को कट करके इसका डायग्राम मैंने एक बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो देखो, हम इस डेरिवेशन में आप लोगों को, मतलब इस डेरिवेशन में आपको प्रूफ करना है कि रेशियो क्या होता है टेंशन का, है ना। कौन कौन सी टेंशन, T1 एंड T2। मैं बताऊंगा T1 T2 आएगा कहां से। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये समझ लेते हैं हमने करा क्या है। अब हमारा जो मोशन मैंने बताया वो आपको क्या था, इस तरफ जाएगा। अच्छा, अगर मोशन उस तरफ है तो ध्यान से देखो, मैंने एक डी थीटा बनाया। अगर मैं इस डी थीटा का हाफ ऑफ कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, डी थीटा बाई टू एंड डी थीटा बाई टू। इतनी बात आपको समझ आती है। अब देखो एंगल्स की ही बात कर रहे हैं, तो एंगल्स को रिजॉल्व करना भी देख लेते हैं मैंने किस तरीके से आपको रिजॉल्व करके बताया है। अगर ये एंगल 90 है, तो ये बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू। और अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू है, तो ये जो बाहर एंगल बना है डी थीटा बाई टू, ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई टू। सिमिलरली दूसरी साइड ये कितना आएगा, डी थीटा बाई टू। तो मैंने इनको बहुत ही इजीली रिजॉल्व करा हुआ है। अब देखो, अब मेरे पास बात आती है, भैया आपने यहाँ पर तो टी लिखा है, बट यहाँ पर टी प्लस डी टी ही क्यों, मेरा मोशन किस तरफ है। अगर हम देखें तो मेरा मोशन है इस तरफ। तो जिस तरफ मोशन होगा ना, उस तरफ मुझे थोड़ी सी टेंशन भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। तो उस थोड़ी सी टेंशन को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, प्लस dt किया हुआ है। और अगर इस तरफ देखोगे तो इस तरफ सिर्फ नॉर्मल टेंशन है, मतलब सिर्फ t है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसके अंदर रिजॉल्व करनी है चीजों को। देखो सबसे पहले क्या आएगा, t cos d थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर cos का कंपोनेंट आएगा। और नीचे अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, t sin d थीटा बाई टू। यही आएगी कंपोनेंट। अच्छा, अब देखो मेरा मोशन किस तरफ है, मेरा मोशन है इस तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी बताओ बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उल्टी साइड, जस्ट अपोजिट। तो देखो मैंने क्या करा, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स बना ली। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, म्यू आर। अच्छा, अब आते हैं टी प्लस डी टी वाली साइड। तो देखो टी प्लस डी टी में ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये होगा टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई टू। अच्छा, और ये वाला कंपोनेंट जो नीचे आएगा इसको क्या बोलूंगा मैं, टी प्लस डी टी
सॉरी टी प्लस, इसको मिटा लेते हैं, टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाय टू। ठीक है, ये मेरा आ गया साइन का भी कंपोनेंट। अब देखोगे हमारी सारी चीजें ना रिजॉल्व हो चुकी हैं, जो दोनों टेंशन थी वो भी रिजॉल्व हो गई, हमने फ्रिक्शनल फोर्स भी शो कर दी। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारी कंडीशन जो हम लेके चलते हैं उनको लेकर वैल्यूज को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करूँ तो ध्यान से देखो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला मेरा जो पॉजिटिव साइड जा रहा है वो जा रहा है टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाय टू। ठीक है, माइनस टी कॉस डी थीटा बाय टू माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू जीरो, यही मिल रहा है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो तो टी कॉस डी थीटा बाय टू प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाय टू माइनस टी कॉस डी थीटा बाय टू माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू जीरो, ये आ गई मेरी वैल्यू। अब देखो यहां पर जो कॉस डी थीटा बाय टू है ना, इसका एंगल है बहुत छोटा। अगर मैं बात करूं तो कॉस जीरो की जो वैल्यू होगी उसको क्या लेते हैं हम, वन। तो होगा क्या, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हमारा जो कॉस डी थीटा बाय टू है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। क्या करेंगे, वन के इक्वल करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर एक कंपोनेंट तो वैसे भी कैंसिल आउट होता हुआ दिखा होगा आपको, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा वन ही क्यों पुट कर रहे हैं, तो देखो बेटा जो डी थीटा है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। अच्छा अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की हम बात करें तो cos जीरो किस पे एग्जिस्ट करती है, वन पे, इसीलिए यहाँ पर हमने cos d थीटा बाय टू को क्या लिखा है, वन लिखा है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा, अगर मैं इसको वन पुट कर दूं तो dt इज इक्वल्स टू म्यू आर। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास आएगी dt बाय म्यू, इसको ले लो फर्स्ट। अभी आ गई हमारी पहली कंडीशन। नाउ इफ वी लुक फॉरवर्ड सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो देखो अगर मैं सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी आर माइनस टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाय टू, साइन डी थीटा बाय टू माइनस टी साइन डी थीटा बाय टू, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो फिर से क्या हुई, ब्रैकेट ओपन करो, टी साइन डी थीटा बाय टू माइनस टी साइन डी टी, सॉरी डी टी साइन डी थीटा बाय टू माइनस टी साइन डी थीटा बाय टू इज इक्वल टू जीरो। आर को यही छोड़ो, बाकी सबको उस तरफ शिफ्ट मारो जरा फटाफट। टी साइन डी थीटा बाय टू प्लस डी टी साइन डी थीटा बाय टू, डी टी साइन डी थीटा बाय टू प्लस टी साइन डी थीटा बाय टू। अच्छा सबको शिफ्ट मार दिया, ध्यान से देखो। अब देखो वहां पर हमने cos डी थीटा बाय टू को वन लिया था। अब सोचो मेरे को बताओ कि डी थीटा बाय टू यहाँ पर स्मॉल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू साइन जीरो क्या होती है, जीरो होती है। बट हम जीरो को पुट करके ना, अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो हमारी तो आर की वैल्यू ही जीरो आ जाएगी। तो क्या इससे तुम कभी रेशियो निकाल पाओगे, नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन डी थीटा बाय टू को क्या एज्यूम करते हैं, साइन डी थीटा बाय टू को हम रिप्लेस कर देते हैं डी थीटा बाय टू से ही, क्योंकि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो होती है। अगर हम जीरो ही पुट कर देंगे तो हमारे पास सारी इक्वेशन ही खराब हो जाएगी, तो हमारा कभी टेंशन का रेशियो आ ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिया अब हमने, तो बताओ यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिली मेरे को, आर इज इक्वल्स टू टी डी थीटा बाय टू, है ना, प्लस डी टी डी थीटा बाय टू, उसके बाद प्लस टी डी थीटा बाय टू, आ गई इतनी वैल्यू। अब ध्यान से देखो टी डी थीटा बाय टू और टी डी थीटा बाय टू क्या बनेगा, यहाँ से ऐड करने के बाद टी डी थीटा प्लस डी टी डी थीटा बाय टू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो डी टी डी थीटा बाय टू है, मतलब जो मेरा ये वाला टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो चुका है, कि टेंशन भी स्मॉल है, एंगल भी स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को किससे इक्वेट कर देते हैं, विद जीरो। तो ये हमारी वैल्यू क्या जाती है, जीरो। अब देखो अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर मैं आर की वैल्यू पुटअप कर दूं जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, तो वहां से वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी डी टी बाय म्यू। इसको चेंज कर लेते हैं, हम अभी तक ब्लू से ही लिख रहे थे तो ब्लू से ही लिख लेते हैं, वरना फिर चीजें बहुत ऑकवर्ड लगेगी। तो यहाँ से अगर मैं इन्हें रिप्लेस कर दूं, डी टी बाय म्यू आएगा और क्या आएगा, डी थीटा प्लस टी डी थीटा। अच्छा फिर वही सेपरेट करते हैं, इसी के आगे स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, डी टी बाय टी इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा, ये आएगा मेरे पास टर्म। अच्छा अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास जो टर्म आएगा वो T2 से कहां तक आएगा, T1 तक। अच्छा
T2 से T1 की अगर मैं बात करूं तो dt बाई टी इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा। म्यू डी थीटा को भी डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करो तो मेरे पास ध्यान से देखो, अगर dt बाई टी का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, log t। क्या आएगा, log t। और log t की जो लिमिट जा रही है वो कहां से कहां तक जा रही है, T2 टू T1। और म्यू थीटा, अगर देखो म्यू इसमें कांस्टेंट है, म्यू बाहर आ जाएगा तो वहां पर अंदर क्या बचेगा, वन। तो वन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक म्यू थीटा बच जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log T2 माइनस log T1 इज इक्वल्स टू म्यू थीटा। अब देखो, इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं, log T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू म्यू थीटा। तो बताओ अब क्या होगा। अब बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, अगर मुझे यहाँ पर T2 बाई T1 निकालना है जो कि मुझे रेशियो चाहिए था, तो T2 बाई T1 के लिए मैं क्या करूंगा, अगर लॉग हटता है तो वहां क्या चला जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमें क्या चाहिए था इस डेरिवेशन के थ्रू। तो अगर किसी भी टेंशन का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। ऐसे लिखा हुआ आएगा कि रेशियो ऑफ टेंशन बताओ रोप बेल्ट वाली कंडीशन में। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ई टू द पावर म्यू थीटा। आई होप अब आपको अब ये आपको रोप बेल्ट वाली डेरिवेशन और रोप बेल्ट का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास पेपर में आएगा तो आप इसे फोड़ दोगे। कर सकते, तो वो है हमारा ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट का ना क्वेश्चन देखो दो तरीके से आता है। एक तो अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज फिक्स, चाहे वो मेथड ऑफ सेक्शन से है या फिर मेथड ऑफ जॉइंट। आई नो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, बट अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक तरीके से आता है जैसे यूनिट 1 में, यूनिट 1 2 ये तो अलग है। यूनिट जो एक पहला क्वेश्चन आता है ना कंपलसरी वाला, जिसमें सारे क्वेश्चन हमें करने ही करने होते हैं, उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन भी वो पूछ लेता है, तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको कि कहाँ से कैसे रीड आउट करना है। मैंने आपके लिए सारा मटेरियल एक जगह पर रख दिया है कि आप जब भी आओ तो आपको ट्रस्ट का किसी भी तरीके का सवाल ना रहे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो रीड करने वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलो पहले रीड करने वाला पार्ट देख लेते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखो ट्रस्ट होता क्या है। अच्छा, ट्रस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है मेंबर और फिर दूसरा होता है ज्वाइंट। चलो ज्वाइंट देखते हैं पहले, फिर हम लिंक करेंगे कि मेंबर क्या होता है। देखो ज्वाइंट क्या है ना, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं, देखो बुकिश डेफिनेशन से समझना तो अलग है, बट हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि है क्या। तो देखो यहाँ पर जो ये ए बी सी डी ई दे रखे हैं ना, दैट इज आवर ज्वाइंट। तो ज्वाइंट पर क्या होता है, ज्वाइंट जो है ना वो उस पर राइवेटिंग हो रखी होती है। राइवेटिंग क्या है भैया, राइवेटिंग ये जो पॉइंट्स है ना आपको ये सर्कुलर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दैट इज आवर राइवेटिंग, दैट इज आवर राइवेटिंग। ये नट बोल्ट किसी से भी हो सकती है, तो इस नट बोल्ट पे तो हमें ध्यान नहीं दे रखा, बस हमें ये देखना है कि ये राइवेटिंग हो क्या रही है और कहाँ पर हो रही है। तो ये जॉइंट्स पर होती है। अच्छा भैया जॉइंट्स पर क्यों होती है, जॉइंट्स पर इसलिए होती है, इसको क्या करना होता है, मेंबर्स जो होते हैं ना, जैसे सीई मेंबर है, एसी मेंबर है। अच्छा मेंबर कौन कौन से मैंने बताया, मेंबर यहाँ पर कौन कौन सा है, सीई मेंबर है, यहाँ पर एसी मेंबर है, यहाँ पर एडी मेंबर है, सीडी मेंबर है और डीई मेंबर है और डीबी मेंबर है और बीई भी मेंबर है। ये सारे क्या है, मेंबर है। तो मेंबर वो जब दो जॉइंट्स आपस में मिल जाए स्ट्रेट मेंबर की तरह। ठीक है, हमेशा ही मेंबर्स क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। जब कभी भी दो जॉइंट मिल जाएंगे तब उससे क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मेरे पास जॉइंट कौन कौन से हैं, तो मेरे पास जॉइंट है ए बी सी डी और ई। मेरे पास कितने जॉइंट हो गए, पांच जॉइंट हो गए। मेंबर कौन कौन से हैं भैया, तो मेंबर है एसी, ठीक है, मेंबर है एसी, दूसरा एडी, तीसरा डीबी, चौथा सीई और बीई। तो ये सारे मेंबर्स हैं। अब देखो कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पेपर में जो कंपलसरी होता है ना उसमें पूछा जाता है कि बताओ बेटा टाइप्स ऑफ ट्रसेस क्या होते हैं। ट्रस्ट तो चलो हमें डेफिनेशन पढ़ ली। टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, एक होता है प्लेन ट्रस्ट, एक होता है स्पेस ट्रस्ट। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, प्लेन ट्रस्ट और स्पेस ट्रस्ट आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों डेफिनेशन यहीं पर लिख दिया। एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट। इसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, क्या पता पूछ भी ले, बट बेसिकली मैंने जो देखा है वो यही आता है कि टाइप्स ऑफ ट्रसेस क्या होते हैं। या फिर परफेक्ट ट्रस्ट बहुत बार पूछा जाता है कि परफेक्ट ट्रस्ट बता दो, उसकी कंडीशन बता दो। तो आपको ये सिर्फ रीड मारनी है पूरी स्लाइड। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड जरूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं इसे, आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। अब देखो दो तरीके के मेथड मैंने आपको बताए कौन कौन से। एक होता है
मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक कौन सा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। अच्छा, तो डेफिनेशन मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैं बताता हूँ। जब कभी भी पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फोर्सेस फाइंड करो, किसमें, ऑन ऑल मेंबर्स, किस पर, ऑन ऑल मेंबर्स, मतलब सारे मेंबर्स में मुझे फोर्स फाइंड करके दिखाओ, तब आप क्या यूज करोगे, मेथड ऑफ जॉइंट। अच्छा, मेथड ऑफ सेक्शन आपसे पर्टिकुलरली पूछेगा, जैसे मान लो फोर्सेस उसने पूछ ली कि मेरे को ए बी पर बता दो या फिर डी ई पर बता दो। जब कभी भी वो स्पेसिफाई करे ना, मतलब चीजों को जब जब वो स्पेसिफाई करे, जब जब चीजें स्पेसिफाई हो जाए कि मुझे इस वाली चीज पर फोर्स निकाल के दिखाओ, तब वो मेरा क्या है, मेथड ऑफ सेक्शन है, मेथड ऑफ सेक्शन है। एंड व्हेन फोर्स मेंबर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब सब पर ही निकालना हो, स्पेसिफाइड ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं ऑल, तो वहां क्या यूज होगा, मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, सॉरी मेथड ऑफ ज्वाइंट। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का एक एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा खुल जाएगी। अब बस मेरी ये है कि आप लोगों को मोमेंट आना चाहिए, ठीक है, मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन जो मोस्टली यहाँ पर यूज होती है, मतलब अगर आपको फर्स्ट यूनिट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कैसे चीजों को मूव ऑन कर रहा हूँ, कि मोमेंट कैसे जा रहा है, मेरे पास फोर्स रेजोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो इन सब चीजों को अगर आप आते हो ना, तो अब यहाँ पर सारी चीजें आती है मिक्स आउट। इसलिए ट्रस्ट जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो अब हमने अपनी बेसिक बात कर ली है किसके ऊपर, सारी बेसिक बात कर ली है जो हमारा क्वेश्चन एज अ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे आएगा भैया। तो मैंने बताया आपको आपके पास न्यूमेरिकल के दो तरीके हैं, एक कौन सा है मेथड ऑफ जॉइंट और एक कौन सा है मेथड ऑफ सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो कराने जा रहा हूँ वो होगा मेथड ऑफ जॉइंट का। मेथड ऑफ जॉइंट होता क्या है, जहां पर हमें फोर्सेस कहाँ फाइंड करनी होती है बेटा, ऑल मेंबर्स पर। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं है ना कि आपको किस फोर्स मेंबर पर निकालना है, तो आप मेथड ऑफ जॉइंट का ही यूज करोगे। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, मैं इस पे कंजूसी नहीं कर सकता, एक एक चीज बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस ध्यान दे लो थोड़ा सा। अब देखो, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसने बोला कि फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के सारे मेंबर्स पर फोर्स निकालो। अच्छा, मेथड भी उसने क्या कर दिया, इस बार स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा, मेथड ऑफ जॉइंट। कभी भी कोई भी ट्रस्ट का क्वेश्चन आए, कोई भी, आपको देखो सबसे पहले सपोर्ट कौन कौन सी गिवन। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर दो सपोर्ट दे रखी है, कौन सी, हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट। आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि ये देखते ही कि ये कौन सी सपोर्ट है और इसकी रिएक्शन कैसे शो होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि किसके ऊपर कौन सी सपोर्ट के ऊपर कौन सी रिएक्शन कैसे शो करते हैं। तो ये जो हिंज सपोर्ट है, इसके अंदर एक वर्टिकल कंपोनेंट शो करते हैं, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आर ए एच, और एक वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, दैट इज आवर आर ए वी। ठीक है। और रोलर सपोर्ट में हम सिर्फ एक वर्टिकल शो करते हैं, वो भी इनवर्ड ऑफ दैट पॉइंट। याद रखना, हमेशा इनवर्ड आता है, जिस भी पॉइंट के ऊपर आप रिएक्शन शो करोगे रोलर सपोर्ट की, वो हमेशा इनवर्ड आएगा उस पॉइंट के, मतलब डायरेक्शन उसका हमेशा इनवर्ड रहेगा। अच्छा, अब ये रिजॉल्व हो गए। हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी ट्रस्ट के क्वेश्चन के अंदर उसकी जो रिएक्शंस है ना, उनकी वैल्यूज फाइंड करना। उसके लिए बेसिक हमारे पास तीन ही वो है, जो मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ाता हुआ आया हूँ और जो आपने पढ़ा है, कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज जीरो। सबसे पहले इनको जीरो कर लो, तो ध्यान से देखोगे मेरे पास दो ही फोर्सेज है जो मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इन्वॉल्व है, दैट इज आवर आर ए एच एंड 8 किलो न्यूटन। तो लिख लो। तो देखो, आर ए एच प्लस 8 किलो न्यूटन। अच्छा भैया, आप दोनों प्लस क्यों लिख रहे हो, ध्यान से देखो, मैंने बताया हुआ है, आप हमेशा जब भी कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टली राइट पर जा रही हो उसको प्लस लो, और लेफ्ट पर आ रही हो तो माइनस लो। तो देखो यहां से मेरे पास आर ए एच की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, -8 किलो न्यूटन। ठीक है। अब इतनी बात मुझे समझ आती है। अब यहाँ से सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो की भी बात कर लो। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो कौन कौन से आपको गिवन है, एक 10 किलो न्यूटन, एक 2 किलो न्यूटन, एक 28, और एक आर बी, और एक आर ए वी। ये सारे आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। अब इनको रिजॉल्व करते हुए ध्यान से देखो, ये सॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ना दो अननोन कंपोनेंट है, कौन कौन से, आर ए वी और आर बी। तो इनको सॉल्व तो नहीं होगी, बट इससे एक इक्वेशन बना के अपने पास रख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने किसकी बात करी, आर ए वी की। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव। आर ए वी प्लस आर बी -10 -2 -28 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, ध्यान से देखो, आर ए वी प्लस आर बी -40 इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन आ गई।
इसको अपने पास रख लो, काम आएगी। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मोमेंट जीरो कर लो। अच्छा मोमेंट जीरो तो कर लूं भैया, बट कहां से? मोमेंट हमेशा उस पॉइंट से जीरो करना जहां पर सबसे ज्यादा फोर्सेस आपको गिवन हो। ध्यान से देखो, ए के ऊपर ना मेरे पास दो फोर्सेस ऐसी हैं, मतलब रिएक्शन आर एच और आर ए वी। यहाँ से जीरो कर लो, क्या होगा, सिर्फ एक आर बी बचेगा जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि सारे तो नोन है। बट अननोन कौन कौन सी है, आर ए एच और आर ए वी। और मोमेंट का एक आपको मैंने तरीका ही बताया हुआ है कि जिस पॉइंट के ऊपर भी आप मोमेंट निकालोगे ना, वहां से आने जाने वाली सारी फोर्सेस जीरो। इसका मतलब अगर मैं ए से निकालूंगा तो मेरे पास आर एच और आर ए वी तो वैसे ही जीरो हो गई, तो बचा कौन सा, आर बी। तो आर बी मुझे मिल जाएगा। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है किसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर। सिग्मा मोमेंट ऑफ ए निकालो। तो मोमेंट ऑफ ए में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, देखो आर एच और आर ए भी तो वैसे ही जीरो हो गए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टू की। तो टू को जब मैं निकालूंगा तो टू इंटू डिस्टेंस बताओ, वर्टिकल फोर्स, तो डिस्टेंस कौन सा, हॉरिजॉन्टल, दैट इज आवर थ्री। ठीक है भैया। उसके बाद अच्छा प्लस ही क्यों लिखा, ए पर हाथ रखो, ये वाला हाथ रखो, और देखो डायरेक्शन ऑफ टू घुमाओ। टू कहाँ है, नीचे जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसलिए मैंने प्लस लिखा। अब मैं बात करता हूँ टेन की। ऐसे ए पर हाथ रखा, ये वाली उंगली ए पर रखी, और टेन पर ऐसे रिवॉल्व किया। क्यों? क्योंकि मेरा टेन का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो इसको रिवॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो मैं प्लस टेन इनटू, अच्छा बताओ टेन की डिस्टेंस क्या होगी। ध्यान से देखो, टेन मेरा वर्टिकल है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं। ध्यान से देखो, ये ये हो गया मेरा वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस में भी ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हाफ ऑफ कर दूं ना, ये मेरा क्या होगा, 1.5 1.5। यहां पर भी बना लेता हूं, क्या होगा, 1.5। ठीक है, ये भी कितना होगा, 1.5। मैंने थ्री को हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया, सीधी सिंपल बात। तो अब यहां से बताओ, टेन मेरा वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बचा है इसे, 1.5, सिंपल। तो 1.5 आ गया। उसके बाद मैंने किसको रिजॉल्व किया, उसके बाद मैं रिजॉल्व करता हूँ 28 को। ध्यान से देखो 28 कहाँ होगा, थ्री प्लस हाफ, मतलब एक तो ये वाला थ्री और एक ये वाला हाफ, तो कितना हो गया, 4.5। ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखो, अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो कौन सी बची, 8, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है ना, इसकी वैल्यू बची। ध्यान से देखो, ये मेरा 8 है। 8 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वर्टिकल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, निकाल लिया बाहर, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ थ्री बचा। सॉरी, यहाँ थ्री नहीं होगा बेटा, ये मैंने हाफ ऑफ निकाला है ना। थ्री यहाँ पर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर थ्री, यहाँ 1.5, और यहाँ पर 60 दे रखा है मेरे को। तो इसकी जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसको मैं एक मान लेता हूँ, ओ ए मान लेता हूँ, कोई भी साइड। चलो ये सी दे रखा है ना, सी एफ मान लेता हूँ। सी एफ मान लिया। इसके बाद मेरे पास इसकी डिस्टेंस कैसे निकली, डिस्टेंस होगी थ्री का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए सिंपल। तो मेरे पास 2.598 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2.598 मीटर, किसकी, इस वाली लाइन का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। इस वाली लाइन का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है बेटा। अब देखो इसी डिस्टेंस को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, 8 के साथ, क्योंकि मेरा 8 अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, वर्टिकल होगा, सिंपल। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, 2.598। अब बताओ एक और कंपोनेंट बचा हुआ है, कौन सा, आरबी बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, आरबी को यहाँ लिख लेता हूँ। आरबी मेरा क्या है, वर्टिकल, तो फोर्स क्या होगा मेरा, हॉरिजॉन्टल। सॉरी, डिस्टेंस मेरा क्या होगा, फोर्स मेरा वर्टिकल है, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, दैट इज आवर 3 + 3 = 6 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इस सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ से जो आरबी की वैल्यू आएगी ना, यहाँ से मुझे आरबी की वैल्यू मिलेगी 27.964 किलो न्यूटन। ये आ गई मेरी आरबी की वैल्यू। अब एक काम करो, आरबी की वैल्यू को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से मेरे को आर ए भी मिल जाएगा। तो पुट आर बी इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलो पुट करो, क्या आएगी बताओ। तो मेरे पास जब मैं इसको पुटअप करूंगा तो मेरे पास आएगा आर ए वी प्लस 27.964 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ से बताओ मेरे पास आर ए वी क्या आएगा। तो बेटा आर ए वी जो आएगा ना, आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, ये आएगा 12.036 किलो न्यूटन। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर ए वी की वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखो,
अब बताओ और कोई वैल्यू बची है सॉल्व करने को। तो यहाँ पर तीन मेरे पास कंपोनेंट थे, कौन कौन से रिएक्शन के, आर ए एच, आर ए वी और आर बी। तो मैंने तीनों को फाइंड कर लिया। अब अपना सिंपल सा काम एक जो स्टार्ट होगा वो होगा, अब मैं एफबीडी बनाना शुरू करूंगा, किसकी, हर एक जॉइंट की। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, किसकी बनाऊंगा एफबीडी, एफबीडी मैं ए की बना लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर दो रिएक्शंस दे रखी हैं। चलो कर लेते हैं, तो एफबीडी ऑफ ए बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ जॉइंट ए, जॉइंट ए की एफबीडी बना लेते हैं। तो जॉइंट ए की एफबीडी बताओ कैसे बनेगी। अगर मैं देखूं तो जॉइंट ए की ना एफबीडी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, कि ये जॉइंट ए है, ठीक है, जॉइंट ए पर एक फोर्स ऐसे आ रही है रिएक्शन की, कौन सी, आर ए एच, ठीक है, और यहाँ से एक फोर्स आ रही है कौन सी, रिएक्शन की ही, आर ए वी। और यहाँ से जो फोर्स आएगी वो कौन सी होगी, दैट इज आवर मेंबर एसी की फोर्स। और फोर्स यहाँ से कहाँ आएगी, मेंबर ऑफ ए की फोर्स। अब देखो होता क्या है, जब कभी भी देखो, ये जो मुझे क्या निकालना है ना, बेसिकली इस पूरे ट्रस्ट के क्वेश्चन में मुझे हर एक मेंबर के ऊपर फोर्स निकालना है। यहाँ पर एसी का फोर्स और एई का फोर्स मुझे कहाँ से मिलेगा, इस एफबीडी ऑफ जॉइंट ए से। बट अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भैया इनका डायरेक्शन क्या होगा। मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आप इसका डायरेक्शन ना हमेशा आउटवर्ड लेके शो करो, हमेशा, किसी का भी। तो इसका भी डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, आउटवर्ड ले लिया। अब बताओ इसका सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा। तो जब मैं इसका सिग्मा एफ ऑफ एफ, एक काम करते हैं यहाँ पर ना इसकी वैल्यूज भी क्या क्या निकली है, आर ए एच और आर ए वी की, वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो आर ए एच और आर ए वी, सबसे पहले सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करते हैं। देख लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करने जाऊं, वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करने से पहले भी ना आपको एक चीज देखो, यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा मैं ये डिग्री क्यों बता रहा हूँ, आ गया होगा दिमाग में, अगर इतनी मैकेनिक्स पढ़ी ली है थोड़ी बहुत तो ध्यान से देखो। अब इसको मेरे को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एफ ए सी कॉस 60, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ए सी साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गए रिजॉल्व। अब बताओ क्या मिलेगा। अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो सबसे पहले ना वो सॉल्व हो जाएगा, क्यों, ध्यान से देखो, एफ ए सी साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, आर ए वी भी, एफ ए सी नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू पता है, आर ए वी पता है। यहाँ से मेरा एफ ए सी निकल जाएगा। तो मैं स्मार्ट मूव क्या करूंगा, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करूंगा फॉर दिस जॉइंट ए। करो सॉल्व। तो देखो आर ए वी प्लस एफ ए सी साइन 60 इज इक्वल्स टू जीरो, ये आ गई मेरी वैल्यू। आरएवी की वैल्यू बताओ, तो मेरी आरएवी की जो वैल्यू आई थी ना वो आई थी 12.036, ठीक है, प्लस एफ ए सी साइन 60। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आई ना एफ ए सी की, वो आई है -13.897 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये जो मेरी फोर्स है ये नेगेटिव क्यों आई। ध्यान रखना, मैंने आपको बाय कन्वेंशन मतलब अपने मेथड से ये बताया कि हमेशा कोई भी फोर्स पर मेंबर, मतलब कोई भी मेंबर पर फोर्स, जैसे ये एफ ए सी और ये एफ ए है, इस पर आउटवर्ड शो करो। बट मेरा एफ ए सी नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, जो उसकी डायरेक्शन है ना वो इनवर्ड की साइड है। और इस इनवर्ड की साइड को एक बात बताओ, जब कोई भी फोर्स के ऊपर इनवर्ड ऐसे एक चीज रखी हुई है उसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरीके से कंप्रेसिव बोल सकता हूँ ना। तो उसको कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसके आगे सी लिख लेते हैं, दैट इज आवर कंप्रेशन। जब मेरा नेगेटिव आएगा तब मैं कंप्रेशन लिखूंगा, और जब मेरा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। अब एक काम करते हैं, यहाँ तो आएगा नहीं। अब सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्व कर लेते हैं फॉर एफ बी डी ए। सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, एफ ए ई प्लस एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री प्लस आर ए एच इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई मेरी वैल्यू फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। यहाँ से मुझे एफ ए की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एफ ए सी मिल चुका है, जी बिल्कुल मिल चुका है। तो यहाँ से जब मैं पूरे को सॉल्व करूंगा ना, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, छोटी छोटी चीजें कराऊंगा फिर तो वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ से क्या आएगा, 14.948 किलो न्यूटन, किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से एफ ए की वैल्यू आ गई। अब बताओ बेटा ये कौन सा किस तरीके का फोर्स है, तो बेटा ये जो फोर्स है ना दैट इज आवर टेंसाइल फोर्स। मैंने बताया जब कभी भी पॉजिटिव आए तब टेंसाइल, जब नेगेटिव आए तो कंप्रेशन।
ठीक है, अब यहाँ से मैं किसको सॉल्व करूंगा, ए को मैंने सॉल्व कर लिया, ए की मुझे एफ ए सी और एफ ए ई दोनों मिल गए। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ बी के ऊपर, मतलब बी कहाँ है मेरा, ये रहा। एफ बी डी ऑफ पॉइंट बी बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ ना, मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे हर एक का रिजॉल्व करते हुए आपको ध्यान रहे। एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी, जॉइंट बी का बनाओ एफ बी डी, जॉइंट बी का एफ बी डी जब मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये बी है, बी के ऊपर ये क्या लग रहा है, आर बी लग रहा है। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है बेटा, एफ बी डी लग रही है, और एक फोर्स कौन सी लग रही है, एफ बी ई लग रही है। मैंने बताया कोई भी फोर्स मेंबर का, उसे हमेशा कहाँ शो कर लो बेटा, आउटवर्ड शो कर लो, कहाँ शो कर लो, आउटवर्ड शो कर लो, ठीक है बेटा, कर लिया। अब फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो फिर से यहाँ पर बेटा वही दे रखा है आपको, क्या, इंक्लाइन फोर्स। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, एफ बी डी कॉस 60 डिग्री, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ बी डी साइन 60 डिग्री। ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। अब बताओ क्या होगा, इसमें सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, फिर से यहाँ पर मैं क्या सॉल्व करूंगा, एफ ऑफ वाई वाले को, क्यों, आर बी पता है, एफ बी डी मुझे मिल जाएगा क्योंकि साइन 60 की वैल्यू मुझे उसकी मेरी पता ही होती है हमेशा। तो एफ बी डी की वहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। बहुत स्मार्टली वर्क करना है, और इसको मैं रेड से ही सॉल्व कर रहा हूँ जिससे पता लगे कि ए वाला ब्लू से और बी वाला रेड से। ठीक है, देखो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ बी डी साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा मेरे को आरबी की वैल्यू बता दो एक बार। आरबी की तो मुझे पता है, आरबी की तो वैल्यू एक बार देख लेता हूँ, आरबी की जो वैल्यू है वो है 27.964, ठीक है। तो जब इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपकी जो एफ बी डी की वैल्यू आएगी ना, वो मुझे मिल जाएगी -32.29 किलो न्यूटन। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू मिल गई, एफ बी डी की वैल्यू मिल गई। फिर से बताओ बेटा ये किस तरीके की फोर्स है, नेगेटिव आ रही है, क्या है बताओ, जल्दी बताओ। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है दैट इज आवर कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो कंप्रेस हो रही है चीजें, ठीक है बेटा। अब अगली चीज, सिग्मा एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, करो सॉल्व। तो जब मैं एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ बी डी साइन 60 डिग्री प्लस 27.9। एफ बी डी तो मैंने सॉल्व कर लिया ना, सिग्मा एफ ऑफ एक्स 0, सिग्मा एफ ऑफ एक्स में सॉल्व कर रहा हूँ, तो एफ बी ई वो भी कैसी, नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है, एफ बी ई माइनस एफ बी डी कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो बेटा, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ से एफ बी ई, क्योंकि मुझे एफ बी डी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है पिछली स्लाइड पर, देखो ध्यान से, एफ बी डी की वैल्यू मुझे मिल गई 32.29, और जिस, अगर नेगेटिव मिली है तो नेगेटिव ही पुट करो, सीधी सिंपल बात, ये नहीं कि बेटा नेगेटिव मिल रही है मैं पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ, भैया नहीं, वहां पर भी -32.29 आया, यहाँ पर भी मैं क्या पुट करूंगा, -32.29। तो यहाँ से जो मेरी एफ बी ई की वैल्यू मिलेगी मुझे, एफ बी ई की वैल्यू बताओ बेटा क्या मिलेगी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ -16.145 किलो न्यूटन, क्या मिल गई मुझे, एफ बी ई की भी वैल्यू मिल गई। तो ध्यान से देखोगे ये मेरा कौन सा फोर्स है अब बेटा, फिर से मेरा एक कंप्रेसिव फोर्स है। मैंने अब ए पे सॉल्व कर लिया, बी पे भी सॉल्व कर लिया, अब मेरी बारी है किसके ऊपर सॉल्व करने की, जॉइंट सी के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, चलो सी के ऊपर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और सी के लिए एक बार मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, अब मैं कलर कर लेता हूँ वॉलेट, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी, जॉइंट सी के ऊपर एफ बी डी मेरा कैसे बनेगा, बनाओ। ध्यान से देखो, मेरा सी ना कुछ इस तरीके का है, यहाँ से एक फोर्स जा रही है, एक फोर्स यहाँ से जा रही है, एक फोर्स कुछ ऐसी जा रही है ना, और एक कुछ फोर्स ऐसे जा रही है, और एक फोर्स यहाँ से आ रही है। एफ बी डी इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है, आसान है। एफ सी डी, ठीक है, यहाँ पर जाने वाली, एफ सी ई, यहाँ क्या है बेटा, एफ ए सी। अगर ना समझ आए तो एक बार फिगर देख लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ जो वैल्यूज वहां बनी हुई है ना, पीछे स्लाइड पे ना जाके अपना काम बढ़ा नहीं रहा, आपके लिए आसान कर रहा हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना बने। अब देखो रिजॉल्व करो सबको, क्या आएगा बताओ। ध्यान से देखो, मेरे पास ये वैल्यू 60 आएगी, ये भी मेरे पास 60 आएगी, तो जब इनको मैं रिजॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से करूंगा,
ये क्या आएगा, एफ सी ई कॉस ऑफ 60 डिग्री। यहाँ क्या आएगा बेटा, एफ सी ई साइन ऑफ 60 डिग्री। अच्छा ध्यान से देखोगा, मैंने एफ सी डी, एफ सी ई, एफ ए सी सबको मैंने आउटवर्ड शो करा है। जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि बाय कन्वेंशन आप अपने मन से बाहर की तरफ शो कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से आएगी मेरे पास एफ ए सी साइन 60, एफ ए सी कॉस 60, क्योंकि यहाँ पर कॉस का कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एफ ए सी साइन ऑफ 60 डिग्री। ये बन गया मेरा एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी। सॉल्व करो। अब मुझे बताओ इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करने पर फायदा है। बताओ क्या सॉल्व करने पर फायदा है। सबसे पहले अगर मैं इस फिगर में ध्यान से देखूं, मुझे 10 पता है, ठीक है, और क्या पता है, ध्यान से देखो, एफ ए सी की वैल्यू पता है। हाँ, एफ ए सी की भी मुझे वैल्यू पता है। तो मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। करो सॉल्व, क्या आएगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस एफ सी ई साइन 60 डिग्री माइनस एफ ए सी साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आएगी निकल के किसकी आएगी, एफ सी ई की आएगी, क्योंकि मुझे ए सी की वैल्यू तो पता है। तो यहाँ से जो बेटा एफ सी ई की वैल्यू आएगी ना सबको सॉल्व करने के बाद, वो आएगी 2.349 किलो न्यूटन। ठीक है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये एक टेंसाइल फोर्स है। कौन सी फोर्स है बेटा, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, मैंने टी लिख दिया। अब फिर से एक स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं, क्योंकि स्लाइड्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स सॉल्व कर रहा हूँ फॉर जॉइंट सी। सॉल्व करो, क्या आएगा, एफ सी डी प्लस एफ सी ई कॉस 60, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई वैल्यू। तो जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, मुझे एफ सी ई भी पता है, ठीक है, और एफ ए सी की भी वैल्यू पता है। मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से एफ सी डी की वैल्यू आएगी, दैट इज आवर माइनस 16.123 किलो न्यूटन। बताओ बेटा ये कौन सी फोर्स है, दैट इज आवर कंप्रेसिव फोर्स। जब कभी भी नेगेटिव आए तो मैं क्या लिखूंगा, उसे कंप्रेसिव। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ना दो चीजें बची है, या तो मैं ई को सॉल्व कर लूँ या डी को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ई को सॉल्व करूंगा, जिससे मेरे पास सारी फोर्सेस अब मुझे मिल जाएंगी, सारे मेंबर्स की बची हुई भी। तो अब एक काम करते हैं, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ई का भी फटाफट करके खत्म करते हैं काम। चलो, एफ बी डी ऑफ जॉइंट ई, जॉइंट ई का भी बना लेता हूँ। जॉइंट ई कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मेरे पास जॉइंट ई जा रहा है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन मैंने आउटवर्ड लिया। यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आ रही है, ये भी मेरे पास कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। बनाओ इसको, एफ डी ई, ठीक है, यहाँ से क्या मिला मेरे को, एफ बी ई, यहाँ से मुझे क्या मिला, एफ ऑफ ए ई, ठीक है, और यहाँ से ये मेरे पास 2 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है, और ये वैल्यू क्या है, दैट इज आवर एफ सी ई। फिर से बेटा रिजॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास दो कंपोनेंट दे रखे हैं, ये मेरे पास 60 है, ठीक है, और ये भी मेरे पास क्या है, 60 है। सॉल्व करो। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा एफ डी ई कॉस ऑफ 60, एफ डी ई कॉस 60, यहाँ से ही मुझे क्या मिलेगा, एफ डी ई साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो बेटा, क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मिलेगा एफ सी ई कॉस ऑफ 60, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ सी ई साइन ऑफ 60। अब कुछ नहीं, वर्टिकल और सबको सॉल्व करो फटाफट। तो देखो यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक ही फोर्स मुझे अब बची है जो मुझे निकालनी है, दैट इज आवर एफ डी ई। तो उसको मैं इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो सिग्मा एफ ऑफ वाई में वो प्रेजेंट है, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करूंगा इसका, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एफ डी ई दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एफ सी ई साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू सबकी सॉल्व करूँ, क्योंकि मुझे एफ सी ई पता है, सिर्फ एफ डी ई मुझे अब नहीं पता सारे फोर्स मेंबर्स में से। तो यहाँ से जो एफ बी डी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.039 किलो न्यूटन। अच्छा बेटा फिर से अब ये नेगेटिव आ रहा है, क्या करना पड़ेगा बताओ। यहाँ से अब फिर से इनको क्या बनाना पड़ेगा, कंप्रेसिव। अच्छा, अब सारे मेंबर्स फाइंड हो गए, लास्ट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रस्ट के क्वेश्चन के लिए। देखो एक टेबल क्रिएट कर लो। मैंने जो आपको सारे टेंसाइल या फिर ये सारी वैल्यूज बताई ना, इन सबको उसमें सिर्फ पुट करना है, ठीक है। चलो ब्लैक अब लिख लेते हैं, एक टेबल बना रहा हूँ मैं, इसे रफ बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर डालो, ठीक है, कौन से फोर्स का मेंबर बता रहे हो,
उसका मैग्नीट्यूड कैसा है और उसका नेचर कैसा है। ठीक है, मैं सबके ऊपर लिख देता हूँ सबका कैसे कैसी वैल्यूज आ रही है। सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर फोर्स मैग्नीट्यूड, सॉरी फोर्स मेंबर्स, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और उसका नेचर कैसा है। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफ ए की कैसी वैल्यू आई थी, तो एफ ए की आई है 14.948, ठीक है, और उसका नेचर कैसा था बेटा, टेंसाइल था। टेंसाइल मतलब पॉजिटिव। एफ ए सी क्या आया था बेटा, एफ ए सी मेरे पास आया 13.897, और इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव। तीसरा कैसा आया, तीसरा आया एफ सी डी, ठीक है, 16.123, ठीक है, और इसका भी क्या आया, कंप्रेसिव आया था मेरे पास। फोर्थ इज मेरे पास आया एफ सी ई, एफ सी ई की वैल्यू कैसी आई, 2.349, और क्या आई वैल्यू, ये भी क्या आई, टेंसाइल आई। फिफ्थ मेरी क्या आई, एफ डी ई, एफ डी ई मैंने निकाला तो मेरे पास वैल्यू कैसी आई, 0.039, और ये भी क्या है, कंप्रेसिव आया। सिक्स एफ बी ई, यहाँ से क्या है मेरे पास एफ बी ई, इसकी वैल्यू आई 16.145, और यहाँ से मेरे पास फोर्स क्या है, टेंसाइल। सेवंथ इज मेरे पास आया एफ बी डी, यहाँ से मेरे पास क्या है, एफ बी डी, उसकी वैल्यू क्या आई 32.29, और दैट इज आवर कंप्रेसिव फोर्स। तो बेटा आपने देखा होगा कितनी मेहनत लगी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी मैकेनिक्स का। जो भी मैंने सिर्फ अभी एक ही पार्ट बताया मेथड ऑफ जॉइंट, उसका एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। और लास्ट में ध्यान रखना हमेशा टेबल बनानी है ट्रस्ट के क्वेश्चन में, मतलब सारे फोर्स मेंबर्स निकाल लो, उसके बाद एक टेबल बना दो जिसके अंदर उसका नेचर, मैग्नीट्यूड और फोर्स मेंबर भी स्पेसिफाई करना ही करना है। तो आई होप आपको इस मेथड ऑफ जॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी मेरी तरफ से। आई ट्राइड वेरी हार्ड कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, और मुझे आशा है कि आपको इस क्वेश्चन से अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में बात कर ली है। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में क्या डिफरेंस था एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो मैंने बताया मेथड ऑफ जॉइंट जिसका हम क्वेश्चन देख चुके हैं, उसमें क्या होता था, उसमें हमें सारी फोर्सेस फाइंड करनी होती थी। कौन कौन सी, सारे फोर्स मेंबर्स हमें फाइंड करने होते थे, ठीक है। तो भैया मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर हमें स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब कौन सा फोर्स मेंबर हमें चाहिए वो हमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा। स्पेसिफाइड फोर्स मेंबर, स्पेसिफाइड फोर्स मेंबर। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का क्वेश्चन आपको कैसे पता लगेगा अगर स्पेसिफाई नहीं है तो, जैसे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो वो आपको बता देगा सॉल्व बाय मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन, ये कभी कभार बताएगा ही नहीं। तो मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आपको बताएगा नहीं, तो वो पता कैसे चलेगा, मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर आपको सारे फोर्स मेंबर्स फाइंड करने होंगे, और मेथड ऑफ सेक्शन तब लगेगा जब उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स पूछे होंगे, तब वहां क्या अप्लाई होगा, मेथड ऑफ सेक्शन। तो चलो मेथड ऑफ जॉइंट का क्वेश्चन तो देख चुके हैं, अब एक मेथड ऑफ सेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है कि फाइंड द फोर्स इन मेंबर्स डी एफ कॉमा बी सी कॉमा सी ई। तो मुझे ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर मुझे फोर्स मेंबर किस किस के अंदर फाइंड करने हैं, डी एफ बी सी और सी ई। अच्छा सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सपोर्ट रिएक्शन बनानी होती है। देखो यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है और एक हिंज सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है एक ही लगती है क्या, सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, आर सी। अच्छा हिंज सपोर्ट में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लगती है, तो मैं इसको लिख देता हूं आर जी एच, और एक क्या लगती है, वर्टिकल, दैट इज आवर आर जी वी। सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को देख के उसकी सपोर्ट रिएक्शंस को लिखना। अब एक था रोलर सपोर्ट और एक था हिंज सपोर्ट। अब आगे बात कर लेते हैं, हमें सॉल्व, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है सपोर्ट रिएक्शन की। तो देखो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके एक्स कंपोनेंट में देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एक्स कंपोनेंट में बात करूं एक 600 है, ठीक है, और एक आर जी एच है, और तो और बस दो ही वैल्यूज है जो मेरी किसमें है, एक्स कंपोनेंट में। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक्स कंपोनेंट मुझे आसानी से मिल रहा है, दैट इज आवर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका रूल क्या था, राइट जाने वाली प्लस और लेफ्ट जाने वाली नेगेटिव। तो देखो राइट पे कौन सी जा रही है, 600 हमारी राइट पे जा रही है, तो 600 माइनस आर जी एच इज इक्वल्स टू 0। यहां से मेरी जो आर जी एच की वैल्यू आएगी दैट इज आवर 600 न्यूटन। तो अपनी आर जी एच की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, अब
मेरे पास अगर मैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू देखूं, तो वर्टिकल में ना मेरे पास दो चीज अभी अननोन है। कौन कौन सी बेटा? आरसी और आरजीबी। तो मैं इसको सॉल्व करते वक्त इसके ऊपर पूरी तरह से आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट का यूज करूंगा। मोमेंट कैसे यूज करूंगा? अब मोमेंट की भी कंडीशन है क्या, उससे आने जाने वाली सारी फोर्सेस क्या होंगी, जीरो होंगी। अच्छा, अब एक चीज और दिमाग में आती है कि भैया मोमेंट लगाऊं तो लगाऊं किस पे। सबसे सिंपल बात, मोमेंट मैंने बताया था कि मेथड ऑफ जॉइंट वाले में भी ऐसी जगह पर लगाओ जहां से सबसे ज्यादा फोर्स जा रही हो। तो देखो, जी से आने जाने वाली फोर्सेस तो बहुत सारी हैं। अच्छा, सी पर देखो, अगर मैं इसके अंदर सी के ऊपर मोमेंट लगाता हूं तो होगा क्या, मेरे पास आर सी जीरो हो जाएगा, है ना। और तो और क्या जीरो हो जाएगा बेटा, और आर जी एच जीरो हो जाएगा, जिससे मेरे पास सिर्फ क्या बचेगी, आर जी वी की वैल्यू बचेगी। तो उससे मैं क्या निकाल लूंगा, आर जी वी। तो निकालो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उनको रेड बना देता हूँ। इसके अंदर ये वाला जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आर जी एच, अब मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, समझ आ गया ना सी पर क्यों निकाल रहे हैं। तो इसमें जो वैल्यू आएगी सबसे पहले 600। 600 हमारा है क्या, पहली बात तो राइट पर जा रहा है ना। बची हुई फोर्सेस कौन कौन सी हैं, 600 बची है, 400 बची है, 800 बची हुई है, 1000 बचा हुआ है, और आर जी बी बचा हुआ है। तो मेरा जो 600 है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस लिखूंगा, दैट इज आवर इंटू 20। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है 800। 800 कहाँ जा रहा है, 800 आ रहा है, ध्यान से देखो, सी पर हाथ रखो और 800 के डायरेक्शन में घुमाओ। तो दैट इज आवर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग 800 इंटू डिस्टेंस बताओ कितना होगा। डिस्टेंस हमारा होगा 10। 10 कैसे, देखो 10 ऐसे होगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। तो अगर ये पूरा 20 है तो दैट इज आवर 10 एंड दैट इज आवर 10। तो सी से इसका डायरेक्शन कितना हुआ बेटा, 10। तो 800 इंटू 10 प्लस, अब देखो, अब मेरे पास किसकी बारी आ गई, 1000 की। 1000 के ऊपर जाओ, सी पर हाथ रखो, 1000 की तरफ घुमाओगे तो ये भी क्या एक तरीके से क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, 1000। अब डिस्टेंस कितना है बेटा, 1000 के साथ डिस्टेंस है उसका 20। तो 1000 इंटू 20 प्लस, अब क्या बचा हुआ है, आरजीबी बचा हुआ है। सी पर हाथ रखो, आरजीबी की डायरेक्शन में घुमाओ, दैट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज। माइनस आरजीबी, इसको मिटा लेते हैं, माइनस आरजीबी, माइनस आरजीबी इंटू, अब बताओ आरजीबी से डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 20 दैट इज आवर 40। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, 400 बचा हुआ है। सी पर हाथ रखो और 400 की डायरेक्शन में घुमाओ, दैट इज आवर क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज है। सी पर हाथ रखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। 400 इंटू दैट इज आवर 20, ठीक है, इंटू जीरो। तो जब इन सबको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32,000 माइनस आर जी वी इंटू 40 इज इक्वल्स टू जीरो। तो आरजीबी की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई, आरजीबी की वैल्यू आ रही है 800 न्यूटन। ठीक है, ये भी मैंने अपने पास निकाल ली। ध्यान से देखो, मेरे पास जो जी पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट थे उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं, दैट इज आवर आरजीएच एंड आरजीवी। अब मुझे क्या निकालना है, अब मेरे पास वैल्यू बची है आरसी की। आरसी की कैसे निकालूंगा वैल्यू, बताओ। एक्स कंपोनेंट यूज हो गया, मोमेंट वाला यूज हो गया, अब क्या बचा है, वाई वाला कंपोनेंट। तो वाई वाला कंपोनेंट निकालो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो। वहां से बताओ क्या आएगा। तो अगर मैं वाई पर देखूं फिगर के अंदर, तो मेरे पास पहली बात तो आर सी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है, आर जी भी देखूं वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 400 नीचे आ रहा है तो माइनस, 800 वो भी नीचे आ रहा है, दैट इज आवर माइनस। फिर से 1000 भी नीचे आ रहा है। तो ये मेरे सारे वाई कंपोनेंट है। उसके बाद आर सी प्लस आरजीबी की वैल्यू क्या थी बेटा, अभी अभी हमने पीछे निकाली, कौन सी, 800 आ रही थी। 800 माइनस 400 माइनस फिर से 800 माइनस 1000। ध्यान से देखो, 800 से 800 कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो मेरी आरसी की वैल्यू आएगी दैट इज आवर 1400 न्यूटन। क्या आएगा, 1400 न्यूटन, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ आती है। अब मैंने तीनों सपोर्ट रिएक्शन जो थी मेरे पास, आरजीएच, आरजीवी और आरसी, तीनों की वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे करना क्या है, देखो यहां से मेन स्टार्ट होता है। अभी तक तो जो मैंने किया वो मेथड ऑफ जॉइंट में भी सेम था, बट यहां से अब डिफरेंस क्रिएट होगा मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर। देखो सबसे पहले पॉइंट आउट कर लो कि मुझे किसके अंदर निकालनी है फोर्स। सबसे पहले देखता हूँ डीएफ कहाँ है, डीएफ मेरा ये रहा,
इसके अंदर फोर्स निकालनी है। अच्छा, और मेरे को निकालनी है बीसी के अंदर, दैट इज आवर ये वाली लाइन। उसके बाद सीई, सीई कहाँ है बेटा, सी ये रही। तो हमें क्या करना होता है, मेथड ऑफ सेक्शन ही क्यों उसका नाम पड़ा हुआ है, हमें कुछ इस तरीके से सेक्शंस को कट करना होता है, मतलब ऐसे प्लेन से कट करना होता है जहां पर तीन अननोन मेंबर्स कट हो, है ना, तीन अननोन मेंबर्स। अब जरूरी नहीं वो एक ही प्लेन हो, मतलब एक ही प्लेन से कटे, वो दो भी हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में देखोगे, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से, ठीक है, एक सेक्शन ऐसे कटेगा और एक सेक्शन ऐसे कटेगा। अभी मैं एक बार कट करके फिर बताता हूँ कैसे कर रहे हैं। देखो, अभी तो ये रफ डायग्राम है, थोड़ा सा इग्नोर करना इसको, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड प्लेन, देखो मैंने काटे किस तरीके से, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब सेक्शंस को लिख देता हूँ, सेक्शंस को ऐसे कट करना, ऐसे कट करना जिससे तीन अननोन मेंबर, अननोन फोर्स मेंबर इन्वॉल्व हो, ठीक है, इन्वॉल्व हो। तो देखो मैंने जितने भी प्लेन उसमें कट किए हैं ना, देखो डीएफ, डीई और सीई तीनों अननोन थे, मैंने उनको कट किया और उससे फायदा क्या हुआ, मेरा डीएफ और सीई एक ही प्लेन में कट हो गया। बट मैं बीसी को एक प्लेन में कट नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि मैं एक टेढ़ी लाइन बना के ऐसे कट कर दूं, प्लेन तो वो हुआ ही नहीं ना, प्लेन तो सीधा होगा। तो मैं तीनों फोर्स मेंबर जो मुझे चाहिए उनको एक ही प्लेन में इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। मैंने क्या करा, उनको डिवाइड कर लिया अलग अलग उसमें, कि एक प्लेन इस वाली दोनों चीजों को काटेगा और एक सेपरेटली बीसी को कट करेगा। समझ आई बात। अब सॉल्व करना है आगे कैसे बनेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एफबीडी बनाना होगा ऑफ सेक्शन वन, सेक्शन वन का एफबीडी। अच्छा, एफबीडी भी दो तरीके से बन सकता है, एक इसका लेफ्ट साइड मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाला साइड है, और एक इसका राइट हैंड साइड है। तो एफबीडी बनेगा किस तरफ का, जिस तरफ उसका छोटा वाला पार्ट हो। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला इसका क्या है, छोटा पार्ट है, तो इसका एफबीडी भी इसी तरफ वाले का बनेगा। ध्यान रखना जो छोटी साइड होती है उसका एफबीडी बनता है। तो चलो अब छोटी साइड वाली का एफबीडी बनाते हैं, लिख लेता हूं मैं, एफ बी डी ऑफ एलएचएस ऑफ सेक्शन वन, ठीक है, सेक्शन वन। इसको ब्लैक से लिखता हूं जैसे थोड़ा अलग दिखाई पड़े, ठीक है। अब देखो इसका जो एफबीडी है, पहले इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम कुछ इस तरीके का है इसके एलएचएस का, ठीक है। ये रहा, यहाँ से ये वैल्यू जा रही है, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, यहाँ से भी एक फोर्स मेंबर जा रहा है। ये क्या है, ये अपना 400 न्यूटन है, 400 न्यूटन, ठीक है। ये अपना 600 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये अपनी फोर्स मेंबर्स बन रही हैं। अब मुझे पता कैसे लगेगा, इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं, नेमिंग बहुत जरूरी है, नेमिंग के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये डी है, ये सी है, और तो और ये क्या है, ये भी सी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो एफबीडी देख रहे हो ना आप, ये रहा एफबीडी इस सेक्शन वन का। इसके अंदर ये जो बीडी वाली लाइन है, इसका फोर्स मेंबर का डायरेक्शन नहीं है। मैंने बताया हुआ है कभी भी डायरेक्शन ना दिया हो क्या लेना है, आउटवर्ड हमेशा। तो देखो जिसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ उसको हमेशा क्या दिखा दो, आउटवर्ड दिखा दो, ठीक है भैया, दिखा दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम, ये कौन सी फोर्स ले रहा होगा, एफ बी डी, ये क्या ले रहा होगा, एफ बी सी, और ये क्या ले रहा होगा, एफ ए सी। एफ बी डी बन गया किसका, एल एच एस ऑफ सेक्शन वन। अब इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बचाते हैं वरना खामा खा बहुत सारी स्लाइड्स हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा। अब देखो इसके अंदर मैं वैल्यूज कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर देखो ए सी हॉरिजॉन्टल है, एफ बी डी भी हॉरिजॉन्टल है, बट जो बी सी है ना वो मेरा इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा। तो उस एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल मुझे पता करना हो तो कैसे पता करूंगा बताओ। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये सारे 20 है, दैट इज आवर 10। और ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ दिया हुआ है ना, ये वाला, ये 20, ये वाला 20 आके कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बन चुका है ऐसे, दैट इज आवर 10, दैट इज 20। तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर 63.434 डिग्री,
63.434 डिग्री। अच्छा, इस थीटा को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले एंगल को भी डिफाइन कर सकता हूँ, 63.434 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एंगल मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना, अब रिजॉल्व करना है, कर लो, यहीं पे रिजॉल्व कर लेता हूँ। थोड़ा गंदा दिखेगा बट चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एफ बी सी कॉस 63.434 डिग्री, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ बी सी साइन 63.434 डिग्री। हो गया रिजॉल्व। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल गए और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गए। अब मुझे वैल्यूज को सॉल्व करना है। देखो, मैं हमेशा, जैसे इसके अंदर मुझे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ बीसी रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और मेरे पास यहाँ पर जो एफ बी डी और एफ ए सी है ना, ये फालतू है। अगर ये यूज हो रहे हैं टू फाइंड एफ बी सी, तो इनको यूज कर लो। बट अगर उनके बिना मेरे पास एफ बी सी निकल आता है, तो सबसे बढ़िया बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे कि बिना यूजिंग एफ ए सी और एफ बी डी, मैं एफ बी सी की वैल्यू निकाल लूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसमें वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करूं, तो मेरा एफ बी सी साइन वाला कंपोनेंट नीचे है, और 400 भी नीचे है, बाकी और कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन लगा के मेरा आंसर निकल आएगा। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज, उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 400 माइनस एफ बी सी साइन ऑफ 63.434 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, मेरे पास मिलेगा क्या, एफ बी सी की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू आएगी -447.217 न्यूटन। अच्छा, फिर से नेगेटिव आ गई है, क्या कर रहे थे हम मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर भी, जो नेगेटिव आया उसको क्या लिखना है, कंप्रेसिव फोर्स। इसका मतलब होना ये पॉजिटिव चाहिए था, बट हमने वो अज्यूम क्या करे, आउटवर्ड। तो और ये होना क्या चाहिए था, इनवर्ड, इसलिए कंप्रेसिव फोर्स है। अच्छा, एफबीसी मिल चुका है मुझे सेक्शन 1 से। अब सेक्शन 2 से मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, सेक्शन 2 से मुझे डीएफ और सीई रिक्वायर्ड है। तो चलो, अब सेक्शन 2 में देखो, दो चीजें हैं सेक्शन 2 के अंदर। अब इसमें बड़ा और छोटा साइड देखो कौन सा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, इसके अंदर छोटी साइड ये वाली है, और इस तरफ ये सारी इसकी क्या है, बड़ी साइड है। तो मैं किसको सॉल्व करूंगा, इसके आरएचएस का एफबीडी बनाऊंगा, किसके, इसके आरएचएस का एफबीडी बनाऊंगा। तो चलो इसके एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ सेक्शन 2। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से इंसर्ट करवा लेते हैं नई स्लाइड को, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एफबीडी ऑफ सेक्शन 2 आरएचएस। ठीक है, इसके आरएचएस का एफबीडी बनाते हैं। चलो, अब जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे, तो मेरे पास जो एफबीडी बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसे, ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से एक फोर्स जा रही है, यहाँ से एक फोर्स आ रही है, ठीक है, और यहाँ से एक फोर्स जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक 1000 न्यूटन है, दैट इज आवर 1000 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर आर जी एच है, दैट इज आर जी एच, एंड दैट इज आवर आर जी वी, आर जी वी। और यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है जी, यहाँ पर है ई, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है ऊपर की साइड, और यहाँ पर है एफ डी, यहाँ पर भी डी है। तो देखो, अब होगा क्या, मेरे पास अगर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, जो जो फोर्सेस का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, उनको क्या लेना है बेटा, आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड। तो इसको मैंने आउटवर्ड बना लिया, इसको भी मैंने आउटवर्ड बना लिया, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, आउटवर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आती है मुझे, सिंपल सी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पे, निकालना मुझे किस किस का रिक्वायर्ड है, डीएफ और सीई मुझे रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स कौन सी है बेटा, डीई वाली मेरे पास ना इंक्लाइन फोर्स है। और मुझे ये वाला एंगल अब पता है कौन सा, मैंने पीछे निकाला है, 63.434 डिग्री, है ना, यही है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से भी पहले हटा रहा हूँ, सीधा मैं एंगल नहीं, उसकी वैल्यूज को ही निकाल रहा हूँ। तो चलो लिखो, मैंने जब इसको रिजॉल्व किया यहाँ से, तो मुझे मिला क्या, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एफ बी एफ डी ई कॉस 63.434 डिग्री, और ऊपर की साइड क्या मिलेगा, एफ डी ई साइन ऑफ 63.434 डिग्री। ठीक है, आपको बात समझ आ गई इतनी। इसके बाद क्या करना है, अब देखो,
हॉरिजॉन्टल भी है, इंक्लाइन के दो कंपोनेंट भी मिल गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और है। आरजीवी एक वर्टिकल है, आरजीएच एक हॉरिजॉन्टल है और 1000 न्यूटन तो है ही वर्टिकल। अब मुझे सॉल्व करना है, मुझे ऐसा दिमाग लगाना है कि मैं डीएफ और सीई को पहली बात तो बिना यूज करे डी के निकाल सकूं। बट अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप इसको बिना इसको यूज करे नहीं निकाल सकते। सिंपल सीधी बात सिर्फ इतनी है कि आप इसको बिना यूज करे नहीं निकाल सकते। तो मुझे सबसे पहले एफ की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो एफ फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं एफ साइन वाला, नीचे मेरे पास 1000 है, और तो और आरजीबी की वैल्यू भी मुझे पता है। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट मतलब सिग्मा एफ ऑफ वाई जीरो से पहले सॉल्व कर लूं, उसके बाद मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, एफ की मिल जाएगी। फिर यूजिंग एफ मैं डीएफ और सी जो कि मेरे हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है उनको निकाल सकता हूँ। तो चलो, जो जो मैंने आपको बताया अब उसको एक बार लिख लेते हैं कि करना कैसे है। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो करो। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो करने के बाद मुझे क्या मिला, -1000, ठीक है, प्लस प्लस आर जी वी, उसके बाद प्लस आर ओ सॉरी एफ डी ई, एफ मिटा देता हूँ इसे, एफ डी ई साइन 63.434 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, -1000 प्लस आरजीवी की वैल्यू बेटा कितना आई थी, 800 आई थी, 800 प्लस एफ डी ई साइन 63.434 डिग्री। अच्छा, इस सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी एफ डी ई की, वो आ रही है 223.608 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से देखोगे एफ की जो वैल्यू है, ये क्या है बेटा, टेंसाइल फोर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है। मैंने बताया था मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर भी जो नेगेटिव आया वो कंप्रेसिव, जो पॉजिटिव आया वो टेंसाइल फोर्स है। अच्छा, बट ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है एफ फोर्स एट डी एफ और सी। तो चलो, यूजिंग डी मैं इन सबकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डायरेक्टली मूव ऑन करूं तो मेरे पास सीई और डीएफ दोनों अननोन है। तो किसी भी इक्वेशन में दो अननोन से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे इसका मतलब एफ वाई मैं सॉल्व कर चुका हूँ, सिग्मा एफ ऑफ वाई। अब मेरे पास बचता है मोमेंट की एक कंडीशन, तो मैं मोमेंट अप्लाई करूंगा। अच्छा, अब मोमेंट भी कहाँ अप्लाई करूंगा, तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है ना बेटा, वो कहाँ पर है, ई पर। तो ई से आने जाने वाली सारी फोर्सेस जीरो। तो आने जाने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, आने जाने वाली जो फोर्सेस हैं वो हैं, एक तो 1000, और एक जो एफ के सारे कंपोनेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। एफ के सारे कंपोनेंट जीरो हो गए, 1000 भी जीरो हो गया, और तो और क्या बचा बेटा, आर जी एच भी जीरो हो गया। तो बचा क्या क्या, उसको देख लेते हैं। चलो, मेरे पास बचता है दैट इज एफ डी एफ वो भी नेगेटिव, क्यों, लेफ्ट साइड जा रहा है। उसका डायरेक्शन बेटा मतलब डिस्टेंस 20, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल है और उसका डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल होगा, मतलब 20 जो मुझे वर्टिकल उसमें दिया हुआ है। उसके बाद 800 की बात कर लेते हैं। 800 कहाँ पर है, अच्छा ठीक है, 800 मतलब आर जी एच, -ऑफ 800 इंटू 20 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरे पास एफ डी एफ की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ रही है -ऑफ 800 न्यूटन। यहाँ से मेरे पास एफ डी एफ की वैल्यू आ गई। अच्छा, नेगेटिव है, क्या है बेटा ये, फिर से ये एक कंप्रेसिव फोर्स है। अब मोमेंट भी अप्लाई कर लिया। अच्छा, मैंने तो लिखा ही नहीं मोमेंट किस पे अप्लाई हुआ है, तो मोमेंट एट ई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मोमेंट एट ई इज इक्वल्स टू जीरो पर ये पूरे सॉल्व हुए। ठीक है, अब क्या बचती है, एक ही कंडीशन बची है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर आऊं तो क्या क्या मिला, एफ सी ई -ऑफ एफ डी ई कॉस 63.434 -एफ डी एफ -600 इज इक्वल्स टू जीरो। ये सारे मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जितनी भी वैल्यूज थी सबको लिख लिया। जब इन सबको पूरा आप सॉल्व करोगे ना यूजिंग कैलकुलेटर, ध्यान रखना डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ से जो मेरी एफ की वैल्यू आएगी, एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -99.996। और इसको जब मैं कट आउट कर लूंगा दोनों माइनस को, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एफ की, दैट इज आवर 99.996 न्यूटन। ध्यान से देखो, ये भी क्या आ गई है, पॉजिटिव आ चुकी है। तो ये भी क्या होगी, एक तरीके की टेंसाइल फोर्स होगी।
अब देखो, जितनी मुझे फोर्स मेंबर चाहिए थे सारे के सारे मिल गए। डीएफ चाहिए था, सीई चाहिए था और बीसी चाहिए था, सारे के सारे मिल गए। अब एक लास्ट काम जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कुछ मत करो, टेबल बना लो। टेबल में कुछ नहीं, नेचर मैग्नीट्यूड सब बता दो कि पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसका नेचर। ठीक है, तो ये काम आप खुद कर लेना। इसको बस मैंने एक बार हिंट करना था, वो कर दिया। अच्छा, अब मेरी तरफ से यूनिट 2 तो पूरी की पूरी कंप्लीटेड है। अब बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस है कुछ आपको खुद सॉल्व करने हैं, ये पिछली साल पेपर में आए थे। बहुत ईजी है, मैंने तो कुछ बड़े क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आपको ये छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से देखोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसमें तो फोर्स मेंबर्स भी बहुत सारे कम है, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, और 9 नंबर फ्री के हैं। तो इसी स्लाइड में रहेंगे, ये आपको खुद सॉल्व करना। डू इट योर सेल्फ। ठीक है। अच्छा, एक डेरिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, उसी में ऐड ऑन कर दूंगा। कौन सी वाली? स्क्रू जैक वाली, मैं लिख देता हूँ। स्क्रू जैक वाली जो डेरिवेशन है ना, वो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में इसी में इंसर्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर कहीं देखनी हो तो इसी में देख लेना। बाकी मुझे लगता नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा। आप खुद देख लेना उसे कैसे करना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द यूनिट 2। थैंक्स।